नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संस्कृति और उपभोक्तावाद से संबंधित हिंदी निबंध बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार क्लास 12 के हिंदी परीक्षा में भारतीय संस्कृति और उपभोक्तावाद से संबंधित निबंध पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोगों को भारतीय संस्कृति और उपभोक्तावाद से संबंधित निबंध लिखना आना ही चाहिए। मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संस्कृति और उपभोक्तावाद से संबंधित निबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा और मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भारतीय संस्कृति और उपभोक्तावाद वाले शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जब आप लोग भारतीय संस्कृति और उपभोक्तावाद वाले शब्द के अर्थ को समझ जाएंगे तो आप लोगों को इससे जुड़े निबंध को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों को इससे जुड़े निबंध को लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग भारतीय संस्कृति के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो आप भारतीय शब्द देख रहे हैं इसका मतलब होता है भारत में रहने वाला। ठीक है, यहाँ पर बाबू जो आप भारतीय शब्द देख रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भारत में रहने वाला। भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। भारत के जो निवासी होते हैं, भारत के जो नागरिक होते हैं, भारत के जो अस्थायी व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है भारतीय। तो बाबू आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस देश के निवासी होते हैं उन्हें उसी देश के नाम से उच्चारित किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पाकिस्तान का, तो दोस्तों पाकिस्तान में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा पाकिस्तानी। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें नेपाल का, तो नेपाल में रहने वाले जो लोग होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा नेपाली। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ब्रिटेन का, तो दोस्तों ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा दोस्तों ब्रिटिश। अमेरिका में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा अमेरिकी। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस में रहने वाले लोगों को कहा जाएगा फ्रांसीसी। तो बाबू आपने यहाँ पर जाना कि भारतीय शब्द का अर्थ होता है भारत में रहने वाले लोगों से। बात आया समझ में? भारत में रहने वाले जो अस्थायी लोग हैं, जो अस्थायी व्यक्ति है, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें ही कहा जाएगा भारतीय। अब हम यहाँ पर संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, संस्कृति का यहाँ पर सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो होता है संस्कार। संस्कृति हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? संस्कृति हमारा संबंधित है संस्कार से। संस्कृति का संबंध किससे? तो दोस्तों संस्कार से। तो यहाँ पर अगर हम लोग भारत में रहने वाले लोग और संस्कार को ले लें, भारत में रहने वाले लोग और संस्कार को ले ले, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो अर्थ निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? हमारे पास जो अर्थ निकल कर आएगा वो आएगा दोस्तों भारत में रहने वाले लोगों के संस्कार से। ठीक है, अगर हम भारतीय के अर्थ को, संस्कृति के अर्थ को, दोनों को मिलाकर अगर हम बाबू यहाँ पर उच्चारित करें तो हमारे पास जो उच्चारण निकल कर आएगा वो आएगा बाबू यही भारत में रहने वाले लोगों के संस्कार से। भारत में रहने वाले लोगों के जो संस्कार होते हैं उसे ही भारतीय संस्कृति कहा जाता है। भारत के लोगों के जो संस्कार होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे बाबू भारतीय संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोग धर्म से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल भी जाति, भाषा या फिर क्षेत्रीयता से नहीं ले रहे हैं। हमारे भारत में रहने वाले लोगों का धर्म कोई भी क्यों ना हो, उनका पेशा कोई भी क्यों ना हो, उनका भाषा कोई भी क्यों ना हो, उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो, अगर वो भारत के अस्थायी निवासी है, हमारे भारत देश के नागरिक हैं, तो दोस्तों हम कहेंगे कि वो हमारे भारतवासी हैं, अर्थात वो भारतीय हैं। और उनके संस्कार को कहेंगे हम
भारतीय संस्कृति। उनके संस्कार को क्या बोलेंगे? भारतीय संस्कृति बोलेंगे। हमारे भारत देश के आप जिस भी धर्म में जाइएगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म हो या फिर सिख धर्म हो या फिर दोस्तों बौद्ध धर्म हो, इन सभी धर्मों में आप लोगों को संस्कार काफ़ी उच्च देखने को मिलेंगे। हमारे भारत देश के विभिन्न धर्मों के लोगों के संस्कार आप लोगों को काफ़ी श्रेष्ठ देखने को मिलेंगे। इसी कारण दोस्तों हमारे भारत की जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ है, काफ़ी उच्च है। बात आया समझ में? अब आइए यहाँ पर हम लोग उपभोक्तावाद को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों उपभोक्तावाद वाला जो शब्द है हमारा वो दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें पहला है दोस्तों उपभोक्ता और दूसरा है दोस्तों वाद। पहला क्या है दोस्तों? पहला है उपभोक्ता और दूसरा है वाद। यहाँ पर हम लोग उपभोक्ता के अर्थ को देखें तो उपभोक्ता का अर्थ होता है ग्राहक। यहाँ पर अगर हम परिभाषा को लेकर चले दोस्तों तो परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी वस्तु या सेवा को खरीदकर उसका उपयोग करने वाला ही क्या कहलाता है? उसका उपयोग करने वाला ही उपभोक्ता कहलाता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को खरीदकर उसका उपभोग करता है, उसका प्रयोग करता है, उसका इस्तेमाल करता है, तो वो व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो व्यक्ति बाबू उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर यानी कि ग्राहक कहलाता है। तो आपने जाना दोस्तों कि उपभोक्ता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं जान पाया कि उपभोक्ता का सही अर्थ क्या होता है तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मानकर चलते हैं कि आपके पास समय को देखने के लिए घड़ी नहीं है। ठीक है, समय देखने के लिए दोस्तों आपके पास घड़ी नहीं है, आप घड़ी को खरीदने के लिए घड़ी के दुकान पर जाते हैं। तो बाबू आप क्या करते हैं? आप घड़ी खरीदने के लिए उसके बदले आप पैसे देते हैं। ठीक है, अर्थात आप वस्तु को खरीदते हैं और उस वस्तु को खरीद कर आप उसका उपयोग किस रूप में करते हैं? आप उसका उपयोग समय देखने के रूप में करते हैं। बाबू जब आप घड़ी को खरीदकर उसका उपयोग समय देखने के रूप में करते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाते हैं। आप क्या कहलाएंगे? आप उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोगों को एक स्थान से कहीं दूर दूसरे स्थान पर जाना हो तो आप क्या करते हैं? आप दोस्तों टेम्पू का या फिर बस का यूज करते हैं। बस क्या करता है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, अर्थात तो वो सेवा का काम करता है। आप बस पर चढ़ते हैं, बस के खलासी को आप पैसे देते हैं और पैसे के बदले जो बस होता है वो आपको सेवा देता है। सेवा कौन सा देता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का। तो दोस्तों आपने क्या किया? आपने पैसे से सेवा को खरीद कर उसका उपभोग किया, अर्थात बस में बैठकर आपने दोस्तों उसका इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? तो बस का इस्तेमाल किया। कहां तक? जहां आपको जाना था वहां तक। तो आप यहां पर समझ पा रहे हैं दोस्तों कि किसी वस्तु या सेवा को खरीदकर उसका उपयोग या इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? तो दोस्तों उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता नहीं, उपभोग कहलाता है। किसी वस्तु या सेवा को खरीदकर उसका उपभोग करना, उपभोग कहने का मतलब है उसका यूज करना, उसका इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। और जिसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा दोस्तों उपयोग किया जाता है, उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे बाबू, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें भूलने वाला कोई भी चीज है ही नहीं। किसी वस्तु या सेवा को खरीदकर उसके उपयोग को करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है उपभोक्ता, और जब हम किसी वस्तु या सेवा को खरीदकर उसका उपयोग करते हैं तो यही उपयोग कहलाता है उपभोग। बात आया समझ में? अब हम बात करते हैं वाद का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम वाद का बात करते हैं। तो वाद का जो अर्थ होता है वो होता है उदय। वाद का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों उदय होता है। ठीक है, वाद का अर्थ उदय भी होता है और जागृति भी होता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि जब हमारे समाज में, जब हमारे देश में उपभोक्ता का उदय होता है, उपभोक्ताओं का विस्तार होता है, इनका फैलाव होता है, इनकी जागृति होती है, तो यह क्रिया ही उपभोक्तावाद कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाता है? यह क्रिया दोस्तों उपभोक्तावाद कहलाता है। तो हम लोग इस वीडियो में भारतीय संस्कृति और उपभोक्तावाद से जुड़े हुए जो बातें हैं उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रस्तावना पर आने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं,
भारत की सच्ची पहचान यहाँ की संस्कृति है, जिसके कारण विश्व में हमारा एक विशिष्ट स्थान है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो काफ़ी उच्च है। हमारे भारत देश की संस्कृति इतनी उच्च है, इतनी श्रेष्ठ है कि दोस्तों इसकी श्रेष्ठता के कारण ही, हमारे भारत देश की संस्कृति की श्रेष्ठता के कारण ही हमारे भारत देश का स्थान विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी दोस्तों ऊंचा है, काफ़ी दोस्तों श्रेष्ठ है, काफ़ी दोस्तों अद्वितीय है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपने भारत देश की संस्कृति की बात करें तो हमारे भारत देश में ऐसी संस्कृति पाई जाती है जैसी संस्कृति आप लोगों को किसी और देश में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। हमारे भारत देश में जो संस्कृति आप लोगों को देखने को मिलेगी वैसी संस्कृति आप लोगों को विश्व के अन्य किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगी। हमारे भारत देश के लोगों का संस्कार इतना श्रेष्ठ है, इतना उच्च है, तो बाबू आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जितना श्रेष्ठ संस्कार हमारे भारत देश के लोगों का है उतना श्रेष्ठ संस्कार आप लोगों को किसी अन्य देश के लोगों को बिल्कुल भी देखने में नहीं मिलेगी। वहाँ के लोगों में बिल्कुल भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो बाबू हमारे भारत देश का साहित्य भी काफ़ी श्रेष्ठ है, हमारे भारत देश का जो संस्कृति है वो भी काफ़ी उच्च है। हमारे भारत देश का संस्कृति उच्च होने के कारण ही हमारे भारत देश को काफ़ी दोस्तों ऊंचा दर्जा दिया जाता है विश्व के अन्य देशों की तुलना में। बात आया समझ में? तो इसी कारण दोस्तों हमारे भारत देश की जो सच्ची पहचान है वो किसके आधार पर है? तो संस्कृति के आधार पर है। बात आया समझ में? यहाँ पर आगे बोला है, यहाँ पर आगे कहा गया है दोस्तों, यह भारतीय संस्कृति किसी एक व्यक्ति, एक धर्मगुरु अथवा किसी विशेष व्यक्ति समूह द्वारा कुछ 100 वर्षों में प्रतिपादित नहीं हुई। हमारे भारत देश के जो संस्कार हैं, जो भी हमारे भारत देश की आप सांस्कृतिक देख रहे हैं, व्यवहार, जो भी आप संस्कार देख रहे हैं, ये दोस्तों कोई छोटे मोटे समय की देन नहीं है, ये कोई 100 या 150 वर्षों की देन नहीं है, बल्कि इस संस्कार को प्रतिपादित करने में, इस संस्कार को कायम करने में, इस संस्कार को आगे बढ़ाने में, इस संस्कार को पूरे देश के लोगों में बाबू फैलाने में, पूरे देश के लोगों द्वारा बाबू अपनाने में काफ़ी लंबा समय लगा है। हमारे देश के जो विद्वान हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े योद्धा हैं, उन्होंने क्या किया है कि दोस्तों उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने कौशल के बल पर इस संस्कार को आगे बढ़ाया है। इस संस्कार को लोगों में जागृत किया है, तभी जाकर ये संस्कार आज भी दोस्तों हमारे देश में देखे जाते हैं। आज भी हमारे देश में ये संस्कार जिंदा है। बात है समझ में? तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि कुछ वर्षों के ही दिन में हम ये सारे संस्कार देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई वर्षों का देन है, ठीक है, कई वर्षों का देन है। हम यहाँ पर दोस्तों ले सकते हैं हजारों वर्ष का देन है। जो आप संस्कार देख रहे हैं ना, इन संस्कारों का जो बाबू जो काल है, इन संस्कारों का जो काल है, जो समय है, वो बहुत ही पुराना है। इतना पुराना है कि आप इन संस्कारों को बाबू राम के समय से जोड़ सकते हैं, श्री कृष्ण के समय से जोड़ सकते हैं, माता सती अनुसुईया के समय से जोड़ सकते हैं, अर्थात आप सतयुग से जोड़ सकते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों कि सतयुग का काल कितना होता है, द्वापर युग का काल कितना होता है, त्रेता युग का काल कितना होता है, और यहाँ पर अभी हम लोग कलयुग में हैं। तो दोस्तों ये संस्कार जो है हमारे, वो सतयुग से ही चलते आ रहे हैं। और इस संस्कार का पालन करने वाले जो लोग हैं वो दोस्तों भारत के ही हैं, भारत के ही लोग इस संस्कार का पालन कर रहे हैं। अगर हम अपने भारत देश को छोड़कर किसी और देश में जाएंगे, किसी और देश में दोस्तों जाकर हम देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को इन संस्कारों को निभाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इन संस्कारों को पालन करने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर चिरकाल से ही, काफ़ी पुरातन काल से ही दोस्तों जो संस्कार है वो हमारे भारत देश में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और आज भी हमारे भारत देश में कायम है। हालांकि दोस्तों समय परिवर्तन के साथ काफ़ी आधुनिकता के कारण आज जो संस्कार है वो हमारे आज के पीढ़ी में बिल्कुल भी नहीं रहे। जो अच्छे अच्छे संस्कार है वो हमारे आज के पीढ़ी में लुप्त हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए मिट गए हैं। जो संस्कार हैं, जो मर्यादा युक्त संस्कार हैं, वो अभी भी हमारे भारत देश के लोगों के अंदर जिंदा है। हमारे भारत देश के जो आदर्शवादी व्यक्ति हैं, जो नैतिक विचारों वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर जिंदा है। बात आया समझ में? चलिए
यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो बाबू आगे बताया गया है आप लोगों को, इसके निर्माण में हजारों वर्षों का समय लगा है। मैंने जैसा आप लोगों को बताया वैसा ही इसमें लगा है। मैंने बताया ना, इन संस्कारों को प्रतिफलित होने में, इनको फलने फूलने में हजारों वर्षों का समय लगा है, लेकिन मिटाने में दोस्तों कुछ वर्ष भी नहीं लगेंगे। इन संस्कारों को दफन करने में, इन संस्कारों को मिटाने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत देश के संस्कृति को, हम अपने भारत देश के मर्यादाओं को, उनके संस्कार को बिल्कुल भी मरने ना दें, उनको बिल्कुल भी विलुप्त होने ना दें, उनको मिटने बिल्कुल भी ना दें। और ये तभी नहीं मिटेंगे जब हम लोग आने वाले पीढ़ियों को ऐसा संस्कार देंगे, इन संस्कारों से परिचित कराएंगे। संस्कार युक्त जो व्यवहार है, उन व्यवहारों को जब हमें अपने बच्चों में बाबू प्रवेश कराएंगे, तभी जाकर ये बच्चे इन संस्कारों को भारत देश में जिंदा रख पाएंगे। अन्यथा समय परिवर्तन के साथ हमारे भारत देश के जो बाबू पुरातन संस्कार है, जो शास्त्र संगत संस्कार है, वो खत्म हो जाएंगे और आपको भारत देश में हर जगह विदेशी संस्कार ही देखने को मिलेंगे। विदेशी जो सभ्यता है वही आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात जो गिनती भारत को छोड़कर जितने देशों की होती है, ठीक है, जितना श्रेय और जितना सम्मान हमारे भारत देश को अन्य देशों की तुलना में मिलता है, उतना सम्मान और श्रेय अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जब हमारे भारत देश का साहित्य खत्म हो जाएगा, हमारे भारत देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी। बात आया समझ में? ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है, अनगिनत ऋषियों, साधु संतों, विद्वानों तथा कर्मशील लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, आप जान पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम रामायण को देखें, ठीक है, रामायण को देखें तो बाबू रामायण में राम के जो पिता है वो कौन है? तो दशरथ है। तो दशरथ के भी कोई पिता होंगे, तो दशरथ के जो पिता हैं उन्होंने अपने संस्कार को, अपने मर्यादाओं को अपने पुत्र को दिया। किसको? तो राजा दशरथ को। और राजा दशरथ ने अपने संस्कारों को, अपने मर्यादाओं को, अपने अच्छे अच्छे व्यवहारों को, अपने सदाचारों को किनको दिया? तो अपने पुत्रों को दिया, अपने परिवार को दिया। और जब उन्होंने अपने परिवार को दिया तो बाबू इनके इन्हीं संस्कारों के कारण आज हम लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। उनका कुल जो है वो काफी श्रेष्ठ है इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में। रघुकुल जो कुल है, ठीक है, रघुकुल जो बाबू इनका जो पारिवारिक कुल है वो इतना श्रेष्ठ है, वो इतना महान है कि हम बाबू इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो किसके कारण? तो संस्कार के कारण। यहाँ पर अगर हम धन दौलत की बात करें तो बाबू धन दौलत रावण के पास भी था, उसके पास भी अपार बाबू धन था, अपार उसके पास भी संपत्ति था, उसके पास तो सोने की लंका ही थी। बिल्कुल भी राजा दशरथ के पास सोने का घर नहीं था। जो राजा जनक है उनके पास बिल्कुल भी बाबू सोने का घर नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें रावण का, तो रावण के पास स्वयं सोने की लंका थी। इतना ज्यादा संपत्ति, इतना ज्यादा धन वैभव और बड़ा दोस्तों साम्राज्य होने के बावजूद भी उसका कोई नाम नहीं लेता, कोई भी दोस्तों रावण को सम्मान नहीं देता, कोई भी उसके साहित्य को नहीं जानता या उसके साहित्य की श्रेष्ठता को कोई भी बखानित नहीं करता, कोई बखान नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें राम के साहित्य का, राम के व्यवहारों का, उनके आदर्श का, तो सभी लोग उनके आदर्शों का गुणगान करते हैं। तो किसके कारण? तो उनके संस्कारों के कारण, उनके बाबू सदाचार के कारण, उनके जो नैतिक व्यवहार है उनके कारण, ना कि धन संपत्ति के कारण। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जो काफी धन से संपन्न है, जो काफी धन से बाबू बिल्कुल बाबू वो धन से इतने ज्यादा संपन्न है कि आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति है धन से संपन्नित जो बाबू अपने राज्य के व्यक्तियों को बैठा कर खिला सकते हैं। जिस राज्य में वो रह रहे हैं उस राज्य के व्यक्ति को एक दिन पूरा बैठा कर खिला सकते हैं, इतना ज़्यादा उनके पास धन है। लेकिन अगर उनके घर के लोगों में बाबू बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर कोई भी अच्छा बाबू सदाचार वाला कोई व्यवहार नहीं है, तो बिल्कुल भी उसका धन वैभव रहना बिल्कुल भी आप समझ सकते हैं कि धन और जो वैभव है वो ना रहने के बराबर है। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण नहीं है तो उसका धन ना होने के बराबर है, क्योंकि समाज में लोग उसी का गुणगान करते हैं जिनके व्यवहार, जिनके चरित्र, जिनके संस्कार काफ़ी अच्छे होते हैं। जिनके चरित्र खराब होते हैं उसका गुणगान कभी भी कोई समाज नहीं करता। बात है समझ में? ठीक है।
यहाँ पर कहा गया है अनगिनत ऋषियों, साधु संतों, विद्वानों तथा कर्मशील लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शोधों अनुभवों से इसके निर्माण में योगदान दिया है, संस्कारों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति में अहिंसा, त्याग, संयम, सदाचार, धर्म तथा अध्यात्म को महत्व दिया गया है। लेकिन बाबू अगर हम आज इस वर्तमान समय में देखें, वर्तमान स्थिति को देखें, तो आप लोगों को इस वर्तमान स्थिति में नहीं बाबू आपको अहिंसा दिखाई देगा, नहीं आपको त्याग दिखाई देगा, नहीं आपको संयम दिखाई देगा और नहीं आपको सदाचार, धर्म या फिर अध्यात्म दिखाई देगा। हाँ, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके अंदर अहिंसा, त्याग, संयम, सदाचार, धर्म और अध्यात्म का जो गुण है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे बाबू अधिक संख्या में लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये सभी गुण बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। बाबू अगर दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर ये सभी गुण मर जाएंगे, ये सभी गुण खत्म हो जाएंगे, तो उनके अंदर संस्कार नाम की कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। आज की जो स्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों, आज की जो स्थिति है वो हो चुकी है हिंसावादी, काफ़ी दोस्तों हिंसक प्रतिक्रिया वाला आज का जो समाज है वो हो चुका है। बाबू जो बाहर में झगड़ा होता है, जो बाहर में हिंसा होता है वो तो होता ही है। अगर हम बात करें परिवार का, तो दोस्तों परिवार में भी हिंसा वाली क्रिया हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई को मार दे रहा है, केवल किसके लिए? तो जमीन के लिए। बताइए, एक भाई दूसरे भाई को मार दे रहा है जान से, किसके लिए? तो बाबू एक केवल और केवल जमीन के लिए, केवल और केवल जायदाद के लिए। बात है समझ में? देखिए, हमें रामायण से सीखने को मिलता है बाबू कि एक भाई का दूसरे भाई में कितना ज़्यादा प्रेम होता है। एक भाई अपना पूरा साम्राज्य त्याग कर चला जाता है बाबू वनवास, तो दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा भाई बिल्कुल भी उस साम्राज्य पर बिल्कुल भी अपना अधिपत्य नहीं जमाता या फिर उस गद्दी पर बैठकर राज नहीं करता, बल्कि अपने भाई का आने का बाबू वो इंतजार करता है। उसके अंदर त्याग की भावना होती है। किसके अंदर? तो बाबू राजा जो भरत है ना, उनके अंदर, भारत के अंदर बाबू त्याग की भावना होती है। वो क्या करते हैं कि वो अपना पूरा साम्राज्य, अपना पूरा सुख है, अपना पूरा जो ऐश्वर्य है, पूरा जो वैभव है, उसे त्याग कर वो भी राम के भांति ही दोस्तों एक सन्यासी के भांति जीवन यापन करते हैं 14 वर्ष तक। फर्क इतना होता है कि राम जी रहते हैं जंगल में और वो होते हैं अयोध्या में। लेकिन जितना कष्ट से राम जी गुजरते हैं, उतना ही दोस्तों कष्ट से जो राजा भरत हैं वो भी गुजरते हैं। अपने भाई की वो बाबू राह देखते हैं, उनका वो मार्ग देखते हैं। लेकिन आज के जो व्यक्ति हैं वो काफी क्या हो चुके हैं? वो स्वार्थी हो चुके हैं। वो बाबू जीते जी लोगों को मार दे रहे हैं। वो छोटे मोटे धन के लिए, छोटे मोटे वैभव के लिए, पैसों के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो बाबू मार दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी अहिंसा की जो भावना है वो नहीं है। एक पत्नी जो है वो क्या कर रही है? अपने पति को ही जान से मार दे रही है। किसके लिए? तो अपने प्रेमी के लिए। आपने फिलहाल में ये घटना देखा होगा, ड्रम वाला, ठीक है। एक लड़की थी, ठीक है, मुस्कान नाम की, वो क्या करती है? अपने बाबू देवता युक्त पति को, ठीक है, देवता जैसे पति को वो मार देती है। केवल किसके लिए? तो बाबू अपने प्रेमी के लिए, ताकि वो अपने प्रेमी से चैन से रह सके। तो आप ही बताइए, अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में रहेंगे तो क्या हमारे देश का नाम आगे बढ़ेगा? क्या हमारा देश आगे जा पाएगा? क्या दूसरे देश हमारे देश को सम्मान देंगे? क्या इसकी श्रेष्ठता का बखान पूरे विश्व में होगा? बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होगा। हमारे देश का संस्कार अगर संस्कारहीन हो जाएगा, हमारे देश के लोगों का जो व्यवहार होगा वो काफ़ी चरित्रहीन हो जाएगा, तो कभी भी हमारे देश की बाबू गिनती श्रेष्ठता के रूप में नहीं की जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें आधुनिकता का, तो जितनी आधुनिकता आपके देश में है उससे कई ज़्यादा आधुनिकता, उससे कई ज़्यादा दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण दूसरे देश में है। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ये ऐसे देश है दोस्तों जहाँ पर आधुनिकता हमारे देश से कई ज़्यादा है, जहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक वस्तुएं हमारे देश से कई ज़्यादा वहाँ पर है। लेकिन मर्यादा जो है, सम्मान जो है, वो दोस्तों वैज्ञानिक उपकरणों के कारण नहीं दिया जाता हमारे देश को, बल्कि संस्कार के कारण दिया जाता है, शिक्षा के कारण दिया जाता है। हमारे देश के लोगों के जो व्यवहार है, उनके जो आचरण है, उनकी जो संस्कृति है, उनके कारण दिया जाता है, ना कि दोस्तों आधुनिकता में हमने जो खोज किया, जो हमने नए नए उपकरणों का निर्माण किया, उसके कारण दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे भारत देश में एरोप्लेन
एरोप्लेन चलते हैं, रेलगाड़ियाँ चलती हैं, बड़े बड़े इमारत हैं, बड़े बड़े पुल है, सड़क है, इस कारण जो दूसरे देश के लोग होते हैं वो हमारे भारत देश को सम्मान देते हैं। तो ये बाबू आपका मानना गलत है। बात है समझ में, संस्कार के कारण दोस्तों सम्मान देते हैं। ठीक है, हमारे भारत देश में ही आपको वेद देखने को मिलेंगे, हमारे भारत देश में ही बाबू आप लोगों को भागवत गीता देखने को मिलेंगे, हमारे भारत देश में ही आपको एक से बढ़कर एक पुराण या बाबू एक से बढ़कर एक अच्छी बातें वाले आपको किताब या ग्रंथ देखने को मिलेंगे, शास्त्र देखने को मिलेंगे। हमारे देश में ही आप लोगों को माता का रिश्ता मिलेगा, पिता का रिश्ता मिलेगा, बहन का रिश्ता मिलेगा, भाभी का रिश्ता मिलेगा, दादी का रिश्ता मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे देश में जाओगे तो वहां पर ये रिश्ताएं मर्यादाहीन होती है। वहां पर बिल्कुल भी दोस्तों भाई बहन का एक मर्यादा युक्त रिश्ता नहीं रहता जितना रिश्ता हमारे इस भारत देश में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे भारत देश से जो बाबू अहिंसा है, त्याग है, संयम है, सदाचार, धर्म और अध्यात्म है वो खत्म होते जा रहा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे ऐसे बाबू महापुरुष हैं अभी भी हमारे भारत देश में जो कि लोगों को अहिंसा के मार्ग पर लेकर आ रहे हैं, सदाचार के मार्ग पर लेकर आ रहे हैं और अध्यात्म के गुण को उनके अंदर शामिल कर रहे हैं। जब तक लोग अध्यात्म के मार्ग पर नहीं आएंगे, सदाचार के गुणों को नहीं अपनाएंगे, अपने चरित्र को राम के चरित्र के जैसा नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों हमारा जो भारत देश होगा वो बिल्कुल भी नहीं समृद्ध हो पाएगा, बिल्कुल भी संस्कार युक्त नहीं हो पाएगा। बात है समझ में। आजकल किसी के भी अंदर त्याग की भावना नहीं रह गई है, किसी के भी अंदर संयम की भावना नहीं रह गई है। बात है समझ में। अगर एक मानकर चलते हैं बाबू, जैसे कि अगर मानकर चलते हैं एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, ठीक है, और वो लड़की बाबू क्या करती है कि किसी कारणवश उस लड़के से बात नहीं कर पाती है, कॉल उसे नहीं कर पाती है या फिर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती है, तो वो लड़का क्या करता है उस लड़की को धोखेबाज समझ लेता है या फिर उससे रिश्ता तोड़ लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर संयम बिल्कुल भी नहीं रह गया। लोग काम कर रहे हैं तो काम के बदले तुरंत उसे क्या चाहिए, तो पैसा चाहिए। लोग अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बस ये सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें भगवान क्या करे कि पूजा का जो फल है वो दे। बिल्कुल भी उनके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं ना उसका हमें जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। उनके अंदर जो धैर्य नाम की सीमा है वो खत्म हो गया है। बाबू, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य रहा है, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर संयम रखा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने दोस्तों एक नया दुनिया बनाया है। तो बाबू, अगर आपके अंदर संयम नहीं है या जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी अच्छे आचरण या संस्कार नहीं है। बात है समझ में। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला गया है भारतीय संस्कृति में भी भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। भारतीय संस्कृति में जो भोग है, भोग का मतलब उपयोग, ध्यान से समझना, भोग का मतलब उपयोग या इस्तेमाल। भोग का मतलब बाबू जो उपयोग है, जो इस्तेमाल है, उसी को भोग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी किस रूप में पाया जाता है, तो त्याग के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, जो माता पिता होते हैं वो बाबू क्या करते हैं, वो अपना पूरा का पूरा जो जवानी है वो त्याग देते हैं। किसके लिए, तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ठीक है, गरीब परिवार के या फिर अमीर परिवार का, गरीब हो या अमीर हो, जो भी माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपना जो जवानी होता है, अपना जो सुख होता है उसका वो त्याग कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गरीब घर के पिता का या फिर माता का, तो बाबू जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि दिन भर मजदूरी करते हैं, घाम में जलते हैं, दूसरों की बेगारी करते हैं और बेगारी कर कर बाबू उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे शिक्षा देते हैं और पूरे जीवन की कमाई से क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसे एक शिक्षित इंसान बनाते हैं और बाद में अपने पैसों से, अपने पूरे जीवन की कमाई के पैसों से क्या करते हैं कि उसकी शादी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा चरित्र बनाने के लिए, उन्हें बाबू एक अच्छा व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए वो अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। बात है समझ में। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर और भी बहुत सारे संबंध में, तो आप लोगों को त्याग की भावना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर कर्ण थे उसने क्या किया था, कर्ण ने अपना कवच कुंडल बाबू त्याग दिया था। ठीक है, उन्होंने त्याग करके अपने जो गुरु थे, जो इंद्र भगवान गुरु बनकर आए थे ना, शक्र बनकर आए थे, ठीक है, ब्राह्मण के वेश में आए थे, तो उन्होंने निकाल कर उनको दे दिया था। ठीक है, त्याग दिए थे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें राम का, तो राम ने अपना पूरा जो वैभव था, पूरा का पूरा जो महल था, उसका त्याग करके, वो महल को त्याग करके वो चले गए थे वन में, वहां पर बाबू रहने के लिए। ठीक है, तो हमारे भारत देश में शुरू से ही बाबू
त्याग की भावना देखा गया है। एक माँ क्या करती है, एक माँ भी बाबू त्याग की भावना अपने अंदर रखती है। वो अपने सुख को त्याग कर अपने बाबू जो भी उनके अंदर कामनाएं होती हैं, जो सुख होती हैं, अपने कामनाओं को, अपने सुखों को त्याग कर क्या करती है, अपने बच्चों की कामनाओं को वो पूर्ण करती है। अपने बच्चों के लिए दोस्तों वो दिन रात एक पैर पर खड़ा रहती है ताकि उनके बच्चों के जीवन में कोई भी कठिनाई ना है या फिर उनके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। ठीक है, तभी जाकर एक बच्चा का, एक बाबू समझ सकते हैं, तब जाकर हमारे भारत देश में एक बच्चे का चरित्र का निर्माण हो पाता है माता पिता के त्याग के कारण। बात आया समझ में। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक का भी कुछ ऐसा ही होता है। शिक्षक जहाँ होते हैं वो वहीं पर होते हैं, लेकिन बच्चों को क्या करते हैं बाबू, बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बना देते हैं, उसे इस तरीके से तैयार कर देते हैं कि वो समाज के लायक हो जाता है, समाज को चलाने योग्य हो जाता है, वो सुजग हो जाता है, उसके अंदर बाबू एक प्रतिभा आ जाती है ताकि वो उस प्रतिभा के कारण अपने परिवार का पालन कर सके। ठीक है, तो टीचर भी अपना बाबू जीवन को त्याग कर, ठीक है, अपना समय त्याग कर बच्चों को शिक्षित करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। तो त्याग की भावना हमारे भारत देश में देखा जाता है। आगे है, ध्यान से समझना, आगे है लोभ लालच का अभाव, सदस्यता, परोपकार एवं आत्मसंतोष को मानव जीवन का उदात्त पक्ष माना गया है। बाबू, लोभ लालच का अभाव, जिसके अंदर लोभ लालच का अभाव है, लोभ लालच की कमी है, सदस्यता है, ठीक है, उसके अंदर सदाचार है, परोपकार है, दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों पर कृपा करता है, दूसरों पर दया करता है, उसी को परोपकार कहा जाता है। ठीक है, एवं आत्मसंतोष है, जिसके पास जितना है उसी में वो संतोष करना सीख जाता है, बिल्कुल भी किसी से बाबू अनावश्यक नहीं लूटता, किसी के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करता, बिल्कुल भी वो चोरी नहीं करता, किसी का लूट कर नहीं खाता, तो उसी को कहा जाता है आत्मसंतोष। जिसके अंदर आत्मसंतोष होती है तो बाबू उसी को उद्दत मानव कहा गया है। ठीक ना, उसी को उच्च मानव कहा गया है, उसी को श्रेष्ठ मानव कहा गया है, और ऐसे श्रेष्ठ मानव आप लोगों को हमारे भारत देश में देखने को मिल जाएंगे। बात आया समझ में। अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति का, ठीक है, जो हमारे भारत की संस्कृति है हम उसकी बात कर रहे हैं। आगे कहा गया है भारतीय संस्कृति किसी ठहराव का नाम नहीं है, यह तो निरंतर प्रवाह है। हमारे भारत की जो संस्कृति है वो प्रवाह है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली संस्कृति है, पीढ़ी दर पीढ़ी बहने वाली संस्कृति है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर वो आने वाली संस्कृति है। बात है समझ में, जो खुशहाली का संदेश लिए हजारों वर्षों से सतत प्रवाहित हो रहा है। हमारे भारत देश की जब संस्कृति बाबू हजारों वर्ष पुराना है तो आप समझ सकते हैं कि हजारों वर्ष से ही हमारे भारत देश के संस्कार, हमारे भारत देश के सदाचार, हमारे भारत देश की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आगे भी वो जाती ही रहेगी। किसके कारण? तो दोस्तों हमारे जो भारत के लोग हैं, हमारे भारत के जो व्यक्ति हैं अच्छे व्यवहार वाले, उनके कारण। ठीक है, आगे कहा जा रहा है बाबू, बोला जा रहा है इसमें रामायण के ज्ञान से मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपना जीवन को, हमें अपने जीवन के चरित्र को किस तरीके से अच्छा करना है, हमें अपना चरित्र किस तरीके से अच्छा करना है, हमें अपने चरित्र का निर्माण किस तरीके से करना है, हमें अपना जीवन किस तरीके से बाबू अच्छा बनाना है, हमारे अंदर कैसे सदाचार के गुण आएंगे, कैसे हमारे व्यवहार नैतिक होंगे, ये सारे गुण आपको रामायण के ज्ञान से मिल जाएंगे। वहाँ पर बाबू हर एक पात्र के बारे में आपको बताया गया है। रामायण में चाहे आप एक पति का पात्र ले लीजिए, चाहे आप एक पत्नी का पात्र ले लीजिए, चाहे आप एक माँ का पात्र ले लीजिए, चाहे आप एक बेटी का पात्र ले लीजिए, चाहे दोस्तों आप एक पिता का पात्र ले लीजिए, हर एक पात्र ही श्रेष्ठ है। हर एक पात्र रामायण में बाबू श्रेष्ठ है, कोई पात्र बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं रामायण एक कहानी है, एक मन गढ़ंत कहानी है, एक बना बनाया कहानी है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, इसके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अरे मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि रामायण एक कहानी है, लेकिन उस रामायण में आने वाले कुल जितने भी पात्र हैं वो क्या गलत है? मान लेते हैं कि रामायण गलत है। जो रामायण में पात्र आए हैं जैसे कि राम के पात्र हो गए, और राम पात्र के जो चरित्र हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो व्यवहार है, उनके जो आदर्श हैं, क्या वो गलत है? क्या उनके जैसा आदर्श हमारे अंदर है, उनके जैसा चरित्र हमारे अंदर है? अगर हम रामायण को सत्य नहीं मान सकते तो कम से कम रामायण में जो पात्र आए हैं उनके जो व्यवहार है, उनके जो
गुण है, उनके जो चरित्र हैं, उनको तो अपना ही सकते हैं, उनको तो अपने जीवन में शामिल कर ही सकते हैं, अपने जीवन में उतार ही सकते हैं। एक बात बाबू समझ कर रखिएगा, जो व्यक्ति रामायण में राम के गुण को अपने अंदर उतार लेगा, राम के जो चरित्र थे उन चरित्रों को अपने जीवन में शामिल कर लेगा, तो उसे बाबू भगवान को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो बाबू इसी जन्म में भगवान को पालेगा, क्योंकि उसके द्वारा कोई पाप होगा ही नहीं, उसके द्वारा कोई अधर्म या फिर कोई भी बाबू अनैतिक जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। और जब कोई भी पाप या धर्म नहीं हो पाएगा तो लास्ट में वो शरीर को त्याग कर भगवान के बाबू परम गति को पालेगा, भगवान के वो शरण में चला जाएगा। तो हमें अपने जीवन में कैसा गुण लाना है, तो राम के जैसा गुण लाना है, राम के जो चरित्र हैं उनके चरित्र को अपनाना है, कृष्ण के जो चरित्र हैं उनके जो व्यवहार है उनके व्यवहार को अपने जीवन में शामिल करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में ऐसे व्यवहार शामिल करते हैं जैसे व्यवहार दोस्तों फिल्मों के एक्टर के होते हैं। जो फिल्म के एक्टर होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो भोजपुरिया हीरो हीरोइन होते हैं, उनके जो बाबू व्यवहार होते हैं, उनके जो चरित्र होते हैं, उन चरित्रों को हम अपना लेते हैं। आज की जो बेटियां हैं वो क्या कर रही है, फिल्मों के माध्यम से फिल्म देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, फिल्म में देख रही हैं कि हीरोइन क्या है, हीरोइन पहनी हुई है छोटा कपड़ा, हीरोइन पहनी हुई है एक ऊपर छोटा सा कपड़ा पहनी है और पेट छोड़ के नीचे कपड़ा पहनी हुई है। तो जो बच्चियां हैं, आज के जो बेटियां हैं, जो आज के बहनें हैं, आज इस वर्तमान स्थिति के इस आधुनिक समय की जो बहनें हैं, वो क्या सोचती हैं, वो सोचती हैं कि यह मॉडर्न जमाना है, यह आधुनिकता है, तो हम भी क्यों ना इस आधुनिकता में जाएं, हम भी क्यों ना ऐसा वस्त्र पहने। तो क्या करती हैं, वो भी बाजार से जाकर वैसा ही कपड़ा खरीदती हैं और वैसा ही वस्त्र पहन लेती हैं। आप रामायण को देखें या महाभारत को देखें या फिर हमारे हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी बाबू आप पौराणिक कथाओं को देखें, किसी भी स्त्री को आप नहीं देख सकते हैं कि उसका कोई अंग आपको दिखाई दे रहा हो। शुरू से ही बताया जाता है कि बच्चियों को, बेटियों को, पुत्रियों को, महिलाओं को अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसे छिपा कर रखना चाहिए, बिल्कुल भी उसे प्रस्तुत लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उन्हें कौन समझाने जाए। कोई समझाता भी है तो कहता है, उन लोग जो कहती है, लड़की जो है वो कहती है कि लड़कों का सोच ही अच्छा नहीं है, लड़कों के अंदर कंट्रोल ही नहीं है, जब उनका ही चरित्र अच्छा नहीं है तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए, मानते हैं कि लड़के जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, मानते हैं कि लड़कों के अंदर वासना की इच्छा होती है, मानते हैं कुछ समय के लिए कि लड़के ख़राब हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बिल्कुल भी ऐसे वस्त्र ना मिले, बिल्कुल भी दोस्तों हम बिल्कुल भी ऐसे वस्त्र ना पहने जिससे कि हमारा समाज खराब हो, ऐसे वस्त्र का धारण हम बिल्कुल भी ना करें जिससे कि हमारे जो पिछले संस्कार हैं उन पर दोस्तों कोई कलंक लगे। बिल्कुल भी ऐसा काम हमें करना नहीं चाहिए। अंग प्रदर्शन करने से, अंगों को दिखाने से कोई महान नहीं बनता, उसका चरित्र काफ़ी ऊंचा नहीं होता, बल्कि उसका चरित्र नीचा होता है। लोग उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। दुनिया चाहती है, लोग चाहते हैं कि लड़कियां कपड़ा उघार कर चले, लड़कियां कपड़ा उघार कर अपने अंग का प्रदर्शन करें ताकि हम उसे देखें। लेकिन अगर हम उन्हीं लोगों से कहेंगे कि आप अपनी बहन का देखोगे, आप अपने माताओं को देखोगे, तो वो कहेंगे कि वो तुरंत लड़ाई झगड़ा उतर जाएंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हम अपने माता को देखें, हम अपने बहनों को देखें। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर बात किया जाएगा दूसरे घर के लड़कियों का, दूसरे घर के बेटियों का, तो वो देखने के लिए आंख फाड़ कर निकाल देंगे। तो उनके अंदर कमी ये है कि जिस प्रकार से आप अपने घर के माताओं का, अपने घर के बहनों का, अपने घर के बेटियों का सम्मान देते हैं, उनके अंगों को नहीं देखते हैं, उनके अंगों को देखकर आप नजरें झुका लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जब आप समाज में ऐसे लड़कियों को देखते हैं जो अंग का प्रदर्शन कर रही है, तो आप ना देखिए, आप उसे देखिए ही ना आप देखेंगे, वो ना दिखाएगी। जब देखने वाले व्यक्ति ही ना होंगे, देखने वाले लड़के ही नहीं होंगे, तो फिर वो दिखाएगी किसको, आप ही बताइए। हमारे समाज में मांस खाने वाले व्यक्ति हैं तभी तो मांस बिचारा है, हमारे समाज में अश्लीलता वाले गाना सुनने वाले व्यक्ति हैं तभी तो अश्लील गाने बजते हैं, हमारे समाज में अश्लीलता देखने वाले व्यक्ति हैं तभी तो अश्लील फिल्में बनाई जाती हैं, अश्लील मूवी बनाई जाती है। जब ये लोग रहेंगे ही नहीं, जब ये लोग देखेंगे नहीं, जब इनकी मांग होगी ही नहीं, तो दोस्तों कोई प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, कोई चीज़ कैसे बन सकता है, आप ही बताइए। जब लड़कियाँ ये देखेंगे, कह रहे लड़के तो देख ही नहीं रहे हैं, लड़के तो हमारे अंगों को देख नहीं रहे हैं, बल्कि वो नज़रें झुका ले रहे हैं, तो वो नहीं जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए। और जब कपड़ा खरीदने के लिए नहीं जाएंगी, तो जो ऐसे कपड़े हैं, जो फटे हुए कपड़े हैं, जो छोटे छोटे कपड़े हैं, वो बिल्कुल भी मार्केट में नहीं बिकाएंगे। ठीक है, देखिए
हमें क्या करना है, अपने बाबू भारत के संस्कार को बचाना है। हमारे जो भारत की मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को बिल्कुल भी कलंकित नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा मैं आप लोगों को स्पीड बता रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लड़कियों का बाबू जो गहना होता है वो उसका इज्जत ही होता है, वो उसका बाबू जो इज्जत है वही उसका गहना होता है। इसलिए कभी भी अपने इस गहने को बाजार में नहीं लुटाना चाहिए, बाजार में नहीं दिखाना चाहिए, इसको छिपा कर रखना चाहिए। अगर आप सूट को पहनिएगा, पूरा अपने शरीर को ढककर सूट को पहनिएगा तो भी आपकी सुंदरता में कोई दाग नहीं लग सकती है, लोग आपको देखेंगे। मर्यादा युक्त कपड़ा पहनिएगा तो भी आपको लोग देखेंगे, आपकी सुंदरता में कोई दाग नहीं लगने वाली है। बात आया समझ में? तो जो भी फिल्म खराब है, जिन फिल्मों को देखकर हम बिगड़ते हैं, जिन फिल्मों को देखकर हमारा जो गुण है, हमारा जो चरित्र है वो खराब हो जाता है, हमें उन फिल्मों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। हमें उन बाबू सीरियलों को या फिर उन वीडियो को नहीं देखना चाहिए जिसके कारण हमारा चरित्र खराब हो जाए, हमारा जो व्यवहार है वो खराब हो जाए। फिल्मों के कारण ही, वीडियो के कारण ही, खराब वीडियो के कारण ही हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो बाबू यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। खराब मूवी देखकर, खराब वीडियो देखकर जो खराब लड़के हैं, समाज के जो चरित्रहीन बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर वासना की इच्छाओं को जगा रहे हैं। और जब इनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो जबरदस्ती किसी के घर के बेटी या फिर बहनों पर डोरा डाल रहे हैं या फिर उसका रेप कर दे रहे हैं। तो ये होता है हमारे समाज में घृणता वाला काम। तो घृणता वाला काम हम क्यों करेंगे, आप ही बताइए। तो ऐसा काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। हमारे भारत देश में कभी भी किसी भी लड़की का, कभी भी किसी भी बेटी का कोई भी बाबू रेप नहीं हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हर साल आप लोगों को 5 या 10 जो रेप है वो सुनने को मिल जाएंगे, वो बाबू जो बलात्कार की क्रिया है वो सुनने को मिल जाएंगे। तो इसे हमें समाज से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना है। जो समाज के खराब व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छे व्यक्ति नहीं है, जिनका चरित्र गिरा हुआ है, जिनके अंदर बिल्कुल भी मर्दानगी नहीं है, जिनका कोई भी अच्छा गुण नहीं है, उसको अपने समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे दोस्तों भारत के नागरिक होने से उसकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। बात आया समझ में? किसी भी तरीके से हमें अपने भारत के संस्कार को बचाना है। आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं, रामायण के ज्ञान से मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, तो गीता से कर्मशील बनने की। कैसे हम कर्मशील बन सकते हैं, हमारे जीवन के जीने का उद्देश्य क्या है, वो आपको गीता से बाबू मिल सकता है, आपको महाभारत से मिल सकता है, भागवत गीता से मिल सकता है। वेदों से ईश्वर और प्रकृति के अविभाजित स्वरूप का ज्ञान होता है। जब आप वेदों का अध्ययन कीजिएगा, वेदों को पढ़िएगा, तो वेदों को पढ़ने से बाबू आप प्रकृति के सच्चाई को समझिएगा, प्रकृति के स्वरूप को समझिएगा, और उस प्रकृति के हर एक कण में, हर एक वस्तु में आप लोगों को ईश्वर दिखाई देंगे। आपको ईश्वर का बाबू जो स्वरूप है वो पता चल पाएगा। हमने ये ना, आपको ईश्वर दिखाई देंगे। ठीक ना, बात यार समझ में ना? वेदों का अध्ययन करेंगे ना, वेदों का जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो वेदों का अध्ययन करने से आप लोगों को ईश्वर पर भरोसा होगा। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो केवल नाच देख रही है, वो केवल पवन सिंह का गाना सुन रही है कि चुमो ले जा गाल में और दिलवो ले जा निकाल के रुमाल में, बस यही सब गाना सुन रही है। तो उनका बुद्धि का विकास कैसे होगा, आप ही बताइए। वो कैसे अपने आप को समाज में श्रेष्ठ साबित करेंगे, वो कैसे अपने समाज को काफ़ी अच्छा बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। बात है समझ में? आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर आज की युवा पीढ़ी ही अपने आप को सही नहीं बना पाएगी, अपने आप को मर्यादा युक्त नहीं बना पाएगी, उनके अंदर जब संस्कार नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी पर क्या भरोसा? आने वाली पीढ़ी क्या करेगी कि पिछले पीढ़ी को देखकर ही वो भी संस्कारों को अपनाएगी और वैसा ही काम करेगी जो आज की ये पीढ़ियां कर रही है। बात आया समझ में? तो हम वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों को पढ़ने से हमें ईश्वर पर भरोसा होगा, क्योंकि वेदों को पढ़ने से प्रकृति के सच्चाई के बारे में पता चलता है और हम प्रकृति के हर कण में ईश्वर के स्वरूप को देख पाते हैं। आगे है, जो प्रकृति के प्रति आस्थावान बनाता है। आस्थावान मतलब हमें प्रभु पर भरोसा होता है, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास हो पाता है। पुराण हमें समझना बाबू, पुराण हमें ईश्वर में विश्वास और सामाजिक सरोकार का ज्ञान कराते रहे हैं। सामाजिक सरोकार कहने का मतलब कि समाज में किस तरीके से हम उपकार कर सकते हैं, समाज में हम किस तरीके से नैतिक काम कर सकते हैं, ये सारे चीज़ हमको जो पुराण है वो करना सिखाते हैं। ठीक है, परंतु वर्तमान काल में पश्चात सभ्यता के कुप्रभाव, इस वर्तमान यानी कि आधुनिक समय की हम बात बता रहे हैं। ठीक है, वर्तमान काल में पश्चात सभ्यता के कुप्रभाव से त्याग भावना का लोप और
भोगवाद का आकर्षण बढ़ गया है। आज की इस स्थिति को देखें बाबू, आज के इस वर्तमान स्थिति को देखें तो इस वर्तमान स्थिति में जो भोगों की भावना है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों के अंदर बिल्कुल भी आध्यात्म की भावना नहीं है, हिंसा की भावना बिल्कुल भी, अहिंसा की भावना बिल्कुल भी उनके अंदर नहीं है। कभी भी कोई भी लोग, ठीक है, हमारे जो भारत देश के लोग हैं, हमारे भारत देश के लोगों में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सात्विक भोजन नहीं करते। वो कौन सा भोजन करते हैं? तो तामसी भोजन करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा गया है कि आप मीट को खाएं, आप मांस को खाएं, आप मांस का भक्षण करें। लेकिन लोगों को कौन समझाएं? वो कहते हैं कि मेरा पैसा, हम खाएंगे नहीं, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाला? बताइए, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मेरा पैसा हम खाएंगे, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाला? उनको कौन समझाए कि उसे रोकने वाला हम नहीं कोई है, लेकिन धर्म है, हमारा गीता है, हमारा वेद है। वो वेद, वो गीता कहता है कि मनुष्यों का जन्म केवल बाबू यहाँ पर भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, मांस भक्षण करने के लिए नहीं मिला है। हमारा ये मानव तन इसलिए मिला है ताकि हम इस जीवन में प्रभु को प्राप्त कर सकें, जो मानवता का गुण है उसे अपनाकर मानव जीवन जी सके। लेकिन आज इस वर्तमान स्थिति में मानव के अंदर जो मानवता है वो मर चुकी है। जो मानव वाला जो गुण है, जो इंसानियत वाला जो बाबू गुण है, जो व्यवहार है, वो खत्म हो चुका है। बात आया समझ में? लोग क्या कर रहे हैं? लोग केवल अपना देख रहे हैं। लोग स्वार्थी हो चुके हैं आज के इस डेट में, ठीक है। आज के इस डेट में लोग सोच रहे हैं कि अपना काम बनता आ भाड़ा में जाए जनता, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपना जेब भरें, हम अपना किसी तरीके से बस अपना कल्याण कर लें, हमें बस कई तरीके से, हमें कई तरीके से पैसा मिल जाए, कहीं से हम अपना जुगाड़ कर लें, बाकी जाए भाड़ में। लोगों के बाबू हितों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लोगों के जो अच्छाइयाँ हैं उनसे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। बस वो चाह रहे हैं कि बस मेरा काम होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। जैसे कि मानकर चलते हैं दोस्तों कि एक टेम्पू वाला है, उस टेम्पू में बाबू एक टेम्पू वाला है और टेम्पू में लोगों को बैठाने के लिए मात्र, जानते हैं, टेम्पू में बैठने के लिए मात्र दोस्तों 10 लोगों के लिए सीट है, ठीक है। टेम्पू में बैठने के लिए मात्र 10 लोगों के लिए सीट है। लेकिन जो टेम्पू वाला है वो क्या करता है? वो लालच में आकर वो क्या करता है कि टेम्पू में 15 लोग, ठीक है, यानी कि 5 अधिक, आवश्यकता से अधिक 5 व्यक्ति को कोच लेता है, अंदर घुसा लेता है किसी भी तरीके से, ठीक है। और घुसा कर क्या करता है वो दोस्तों? घुसा कर 5 व्यक्तियों से पैसा लेता है। टेम्पू में बैठने के लिए पर्याप्त जगह 10 लोगों के लिए ही है, लेकिन वो क्या करता है कि 5 और व्यक्तियों को घुसा लेता है। किसके कारण? तो पैसों के लालची के कारण। तो उसके अंदर लोभ आ जाता है, लालची आ जाता है, उसको बस अपने स्वार्थ से मतलब होता है। उसे बाबू ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अंदर जो लोग बैठे हैं वो किस स्थिति में है, किसी को घुटन महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई अच्छी स्थिति में बैठा है कि नहीं बैठा है, या फिर उसमें से जो लड़की बैठी है वो अपने आप को उसमें बेटर फील कर रही है कि नहीं कर रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है केवल पैसे से। और जब वो टेम्पू लेकर जाता है तो आगे चलकर बाबू हो सकता है कि उसके टेम्पू का दुर्घटना भी हो जाए, वो टेम्पू आगे चलकर पलट भी जाए। तो अगर हम अपने अंदर स्वार्थ की भावना रखेंगे तो कभी भी दोस्तों हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर बिल्कुल भी स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए, बल्कि परोपकार की भावना होना चाहिए। हमें काम ऐसा करना है ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए और दूसरे लोगों का कोई हानि भी ना हो, हम भी खुश सुखी हो जाए और दूसरे लोग दुखी भी ना हो, हमारा भी संपन्न हो जाए काम और बाकी दूसरों को कोई अहित भी ना पहुंचे। बात आया समझ में? तो ऐसे बाबू काम करना है, यही हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो हमें सिखाती है। देख सकते हैं बोला गया है ना यहाँ पर, सभ्यता के कुप्रभाव से त्याग भावना का लोप और भोगवाद का आकर्षण बढ़ गया है। इससे उपभोक्तावाद अर्थात खाओ पियो और मौज करो, खाओ पियो और मौज करो की जीवन शैली पनप रही है, अर्थात उत्पन्न हो रही है। खाओ पियो और मौज करो, क्या इसके लिए आपको जीवन मिला है? इसके लिए आपने मानव तन प्राप्त किया है? इसके लिए बिल्कुल भी बाबू मानव तन आप लोगों को नहीं मिला है। 84 लाख में से 83,99,999 योनियों को छोड़कर आपको ये मानव योनि मिली है और इन सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ ये मानव योनि है। ये मानव योनि हमें मिली है अपना कल्याण करने के लिए। छोड़ दीजिए दूसरा का, ठीक है,
केवल अपना कल्याण करने के लिए ये मानव तन मिला है। और मानव तन बाबू जब हमें ये मिला है और हम अपने कल्याण तभी कर सकते हैं जब हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तो बाबू जिसके अंदर धर्म नहीं होगा, जिसके अंदर धर्म मर गया होगा, तो वो धर्म के रास्ते पर कैसे चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। आप सभी को पता होगा कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो किसी के बहन बेटी को देखते तक भी नहीं थे, ठीक है। दूसरे घर के जो बहन बेटियां होती थी उनको वो आंख उठाकर देखते तक भी नहीं थे, उनके पैरों को देखते थे, सिर झुकाकर वो चलते थे, बिल्कुल भी उनको वो स्पर्श भी नहीं करते थे। लेकिन आज क्या हमारा जो समाज है, हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है वो इतना खराब हो चुकी है कि वो क्या कर रही है कि शादी से पहले ही दूसरे घर के बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और बेटियां भी खराब है, वो क्या करती हैं कि अपने परिवार को नहीं देखती, अपने चरित्र को नहीं देखती, अपने परिवार का जो स्वरूप है, अपने परिवार की जो स्थिति है उसे वो बिल्कुल भी नहीं देखती। और आने वाला जो भविष्य में क्या होगा, कैसा मेरा साथ घटना घटेगा, उसको वो बिल्कुल भी नहीं देखती। और वो क्या करती है कि अपना चरित्र बिगाड़ लेती है, अपने प्रेमी के साथ शादी से पहले ही सहवास कर लेती है और सहवास करके अपने चरित्र पर दाग लगा लेती है। तो क्या यही हमारे भारत की संस्कृति सिखाती है? ये हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं बल्कि दूसरे देश की संस्कृति है। दूसरे देश में बाबू शादी का कोई बंधन नहीं होता, शादी के लिए कोई भी बाबू वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता, वहाँ पर बस जब मन आया सहवास करने का, जब मन आया एक दूसरे के साथ संभोग करने का वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ही क्रिया जब हमारे भारत देश के युवा में भी देखने को मिलेगा, लोगों में भी देखने को मिलेगा, तो कैसे हमारा भारत देश श्रेष्ठ हो पाएगा, कैसे हमारा भारत देश मर्यादित हो पाएगा? आप ही बताइए। अगर हम अमेरिका की बात करें, लंदन की बात करें, तो वहाँ पर एक भाभी का देवर में बाबू बिल्कुल भी धार्मिक रिश्ता नहीं होता। आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में भाभी को माँ के रूप में देखा जाता है, बताया समझ में, दादी को भी माँ से श्रेष्ठ के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बाबू अगर हम बात करें अमेरिका में, ब्रिटेन में, तो वहाँ पर एक देवर भाभी के साथ भी संबंध हो सकता है और लोग बनाते भी हैं वहाँ पर, बताया समझ में। और ऐसा ही काम अब आपको भारत देश में भी देखने को मिल रहा है। भारत देश में बाबू आप लोग बराबर न्यूज के माध्यम से देखने को आप लोगों को मिल जा रहा होगा कि एक देवर ने भाभी को लेकर भाग गया, एक जीजा ने साली को लेकर भाग गया। आपने अक्सर ऐसा बाबू जो घटना है वो बाबू देखा होगा या फिर सुना होगा। तो ये क्या है? ये हमारे समाज की चरित्रहीनता ही तो है। ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे समाज को बर्बादी तो कर रहे हैं, केवल उपभोग कर रहे हैं, केवल उपभोग। बस वो सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से उपभोग कर ले। उपभोग का मतलब है इस्तेमाल करना। आज के जो लड़के हैं वो प्यार के नाम पर लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका केवल उपभोग कर रहे हैं। लड़कियों के पैसों का उपभोग कर रहे हैं, उसके समय का उपभोग कर रहे हैं, उसका जो जिस्म है उसका यूज कर रहे हैं। मैंने बताया ना, उपभोग का मतलब क्या होता है? उपभोग का मतलब होता है खरीद कर इस्तेमाल करना। प्यार के नाम पर, प्रेम के नाम पर, प्यार के नाम पर लड़की को खरीद ले रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं और उसके साथ दोस्तों वो उसका यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और उपयोग जब हो जाएगा तो उसको वो छोड़ देंगे, बताया समझ में। तो यही उपभोक्ता दिन प्रतिदिन जो है हमारे भारत देश में वो बढ़ती चली जा रही है। तो आप लोगों को बाबू क्या करना है कि इससे बचना है, इसको हमारे समाज से मिटाना है। इसीलिए बाबू शिक्षा के माध्यम से, इसीलिए किताबों के माध्यम से आपको बताया जाता है, बताया समझ में। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, बोला गया है धर्म और अध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति के लिए यह शैली विकृतियां उभार रही है। विकृतियां मतलब खंडन उत्पन्न कर रही है, अलगाववाद की जो भावना है वो उत्पन्न कर रही है। एक माँ से बेटी अलग हो जा रही है। क्यों? क्योंकि बेटी कह रही है कि हम अपने प्रेमी से ही विवाह करेंगे, माँ कह रही है कि हम तुम्हें एक अच्छे लड़के से शादी करा देंगे, लेकिन बेटी कह रही है कि हम उसी से प्रेम करते हैं, हम उनके बिना जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, अगर शादी नहीं कराइएगा तो हम फांसी लगाकर मर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बेटी से रिश्ता तोड़ लेते हैं, बात है समझ में। बेटी अगर घर छोड़कर भाग जाती है तो माता पिता समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते और वो क्या करते हैं कि बेटी से रिश्ता तोड़ लेते हैं। या फिर किसी घर का लड़का भाग जाता है लड़की लेकर, तो उस घर के जो माता पिता होते हैं वो उस बेटे से रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर खंडन वाली जो क्रिया है वो देखने को आपको मिल जा रही है, बताया समझ में।
आगे है बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है जब पश्चिमी देशों में आदिम असभ्य, आदिम कहने का मतलब जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, जो लोग जानवर के भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसे ही कहा जाता है आदिम, जैसे कि आदि मानव। आगे है असभ्य, जिनके अंदर कोई भी सभ्यता कोई भी बाबू चरित्र नहीं है उसको हम बोलते हैं असभ्य व्यक्ति। और बर्बर, जो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जो बात बात पर हिंसा वाली क्रिया अपनाते हैं उसी को बर्बर कहा जाता है। बात है समझ में। तो बर्बर जातियों का निवास था तब भारत के विश्वविद्यालयों में लोग ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, भेषज, शिल्प, आचरण, नैतिक शिक्षा और अनेकानेक शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। हमारे भारत देश के प्राचीन के जो विद्वान थे, जो बाबू बड़े बड़े जो ज्ञानी थे, जो बड़े बड़े बाबू ऋषि थे, जो महंत थे, वो क्या करते थे, वो ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, भेषज, शिल्प इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते थे। इनके अध्ययन से ही बाबू, इन सभी चीज़ों के अध्ययन से ही इन सभी चीज़ों के ज्ञान के प्राप्ति से ही वो काफ़ी दोस्तों श्रेष्ठ हो पाए थे, वो काफ़ी दोस्तों विद्वान हो पाए थे। बात है समझ में। चाणक्य ने जब इस संसार में जन्म लिया था तो वो भी एक नॉर्मल लड़का ही थे, लेकिन उनके पास उतना ज्ञान कहाँ से आया, तो बाबू इन सभी शास्त्रों का अध्ययन करने से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस संसार में जन्म लिए थे तो उनके पास भी कोई ज्ञान नहीं था, कहाँ से ज्ञान आया, तो जो शास्त्र है उनको पढ़ने से। उसी प्रकार से अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद का या फिर परमहंस का, तो ये सब भी एक नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करके, अच्छे ज्ञान को अपना कर अपने जीवन में शामिल करके एक महापुरुष के रूप में परिवर्तित हो गए, एक देवता के रूप में बाबू परिवर्तित हो गए। बात है समझ में। आगे है शिक्षा और अनेकानेक शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा उच्च आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज को संस्कारवान बनाने के लिए प्रयासरत रहते थे। अपने आप को तो आदर्श बनाते ही थे, अपने आप के चरित्र को तो काफ़ी श्रेष्ठ बनाते ही थे, लेकिन समाज के जिन लोगों का चरित्र अच्छा नहीं था, जो लोग असभ्य थे, जो लोग अशिक्षा के कारण अपने जीवन को बिल्कुल भी शिक्षित रूप में नहीं जी पा रहे थे, उनके अंदर भी अज्ञानता को दूर करके उन्हें ज्ञान की रोशनी देकर ज्ञान रूप में बाबू जीवन जिलाते थे। ठीक है, समाज को सभ्य बनाते थे, समाज को कुशल बनाते थे ऐसे व्यक्ति। आगे है बाबू, आप समझ सकते हैं, आगे बोला गया है पश्चात संस्कृति का कुप्रभाव। पश्चात पिछले संस्कृति का कुप्रभाव, कु का मतलब होता है खराब ना, कुप्रभाव क्या है समझना। बोला गया है पाश्चात्य संस्कृति में भोगवाद की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है बाबू? भोगवाद, यानी कि उपयोग करने की प्रधानता है। लोग बस यहाँ सोच रहे हैं कि कैसे हम उसका उपयोग कर लें, कैसे हम उसका इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल तो बाबू हर चीज़ का हो सकता है, हर चीज़ का ही इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, आपके पास 2 चक्का गाड़ी है, आपने अपने दोस्त को दे दिया दोस्ती के नाम पर, तो वो दोस्त क्या कर रहे हैं, आपका गाड़ी है, आपने अपने गाड़ी को खरीदा है, तो आप क्या करते हैं कि अपने गाड़ी को हिफाजत से चलाते हैं। आप अपने गाड़ी को दोस्तों धीरे धीरे चलाते हैं ताकि आपका गाड़ी बिल्कुल भी एक्सीडेंट की अवस्था में न आ जाए या कहीं लड़ ना जाए। लेकिन जो आपका दोस्त होता है वो क्या करता है, वो इसका उपयोग करता है भोग के रूप में, वो इसको तेजी से चलाता है, वो काफ़ी दोस्तों ऊंचे जो टूटे फूटे स्थान होते हैं वहाँ पर भी भड़का देता है। वो ये सोचता है कि अपना धन थोड़ी ना है, ये तो दूसरा का धन है, तो वो क्या कर रहा है, वो बाबू उपभोग कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। बात आया समझ में। केवल भोग विलास की लालसा से उसमें तनाव, अशांति, हिंसा, स्वार्थपरता एवं अहम भाव की अधिकता है। अहम भाव मतलब, अहम का मतलब होता है मैं। जिस इंसान के अंदर मैं आ गया, मैं जो हूँ वो मैं ही हूँ, ठीक है। जिस इंसान के अंदर मैं की भावना आ गई, जो इंसान अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गया, जो इंसान बाबू ये मानने लग गया कि अब हमारे आगे कोई भी नहीं है, हमारे अंदर बहुत ही ज्ञान है, हमारे अंदर बहुत ही शक्ति है, हमारे अंदर बहुत ही गुण है और हमारे पास बहुत ही संपत्ति है, अर्थात तो उसके पास मैं की भावना आ गई, तो वो कभी भी बाबू एक अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, कभी भी एक आदर्श व्यक्ति नहीं हो सकता। रावण को राम ने नहीं मारा था, बल्कि बाबू रावण को मैं ने मारा था। रावण के अंदर बाबू एक ही बस शब्द था, वो क्या था, वो मैं था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ले राजा दक्ष को, तो राजा दक्ष को भी भगवान शिव ने नहीं मारा था, बल्कि उसके मैं ने ही मार दिया था। इसीलिए मरने के बाद जब उनका गला कटा था, तो गला कटने के बाद बाबू उनके सिर पर बकरे
का मूड़ी लगा दिया गया था, बस तू मैं करते रहा। बात है समझ में। तो हमें अपने जीवन में अहम नहीं रखना है। अहम से ही बनता है क्या, तो अहंकार। अहम से ही क्या बनता है, अहम से ही अहंकार बनता है। और अहंकार का संबंध किससे है, तो मैं से। जो व्यक्ति अपने आप में मैं को रखने लग गया तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर अहंकार आ गया। तो हमारे भारत के लोगों में, हमारे भारत के जो आदर्शवादी व्यक्ति थे उनके अंदर बिल्कुल भी मैं की भावना नहीं होती थी। उनके अंदर अगर ज्ञान होता था तो उसका श्रेय अपने गुरु को देते थे। उनके अंदर अगर बाबू शक्ति होता था तो उसका श्रेय भगवान को देते थे। अगर उनके अंदर बाबू कोई अच्छा चरित्र होता था तो उसका श्रेय अपने माता पिता या फिर अपने परिजनों को, अपने गुरुजनों को देते थे। अपने आप में बाबू कोई भी, अपने आप में कोई भी बाबू मैं वाला श्रेय नहीं देते थे। अगर सीखना है आप लोगों को तो आप हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी के अंदर शक्ति भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है और उनके अंदर हर चीज की बाबू गुण है। हनुमान जी के अंदर हर चीज का गुण है। इस संसार में ऐसा गुण कोई नहीं है जो आपको हनुमान जी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हनुमान जी के अंदर हर एक बाबू प्रतिभा छिपा हुआ है, लेकिन कभी भी बाबू वो अपने प्रतिभा का अहंकार नहीं करते हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि मैं हनुमान हूं, मेरे अंदर ये है वो है, मैंने रावण को उठाकर ले आया था, तो मैंने ये किया था वो किया था, रावण का लंका जला दिया था। कभी भी दोस्तों अपने मुख से ये जो शब्द है वो नहीं निकाला था। वो बोलते थे बस यही बात है कि मैंने जो किया वो सब प्रभु के प्रताप के कारण किया, अर्थात जो श्री राम है उनके प्रताप के कारण हमने ये किया। जब वो पर्वत उठाते हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए जब हनुमान जी पर्वत उठाते हैं दोस्तों, तो उसका भी श्रेय किसको देते हैं, तो राम जी को ही देते हैं। राम जी बोलते हैं कि हनुमान तुमने इतना ऊंचा पर्वत कैसे उठा लिया, तो बोला कि प्रभु आपका प्रताप, आपके प्रताप से मैंने इसे उठा लिया। तो ठीक है, इसी प्रकार से हमें भी सीखना चाहिए। हमारे अंदर जो भी प्रतिभा हो उसका श्रेय हमें अपने माता पिता, गुरु और ईश्वर को देना चाहिए, ना कि अपने आप को। बात है समझ में। अपने आप को देने लग जाएंगे तो हमारे अंदर अहम की भावना हो जाएगी। तो हमें अपने अंदर अहम की भावना नहीं रखना है। बात है समझ में। तो आप हनुमान जैसे भी कुछ सीख सकते हैं। उनके गुणों को अपनाकर अपने जीवन को आप सुधार सकते हैं। बोला गया है उपभोग की दौड़ में उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है, जो इंसान दूसरे के जीवन को हत करके, अर्थात बाबू दूसरे का जीवन लेकर, मछली को मारकर लोग खा रहे हैं तो दूसरा का हत्या कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से हम खस्सी को ले लें, मुर्गा को ले लें, ठीक है, तो इन जीवों की हत्या करके लोग खा रहे हैं तो क्या उनका कल्याण होगा। जो व्यक्ति दूसरे जीव की हत्या जो भी व्यक्ति बाबू दूसरे जीव की हत्या करके उसके मांस का भक्षण कर रहा है, उसके मांस को अपने जीवन में बाबू ले रहा है केवल जीने के लिए, केवल अपने जीव की स्वाद के लिए उसका बाबू जान ले रहा है, तो क्या उसका कल्याण हो सकता है, कभी भी कल्याण नहीं होगा, कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। वो 84 लाख योनियों में फंसेगा तो फंसेगा ही। समझ सकते हैं। जब बाबू एक सांप के मारने से, ठीक है, जो क्या नाम है उनका बाबू, भीष्म पितामह ने गलती से एक सांप को कांटों पर फेंक दिया था, कांटों पर, ठीक है, कांटों काटा था, उस कांटों पर गलती से जो भीष्म पितामह जी है उन्होंने सांप को बिग दिया था। तो केवल बिगने से क्या हुआ, जब जितना सांप लहूलुहान हुआ था उस कांटे के कारण, जितना लहूलुहान वो सांप हुआ था उतना ही लहूलुहान बाबू जो भीष्म पितामह है वो भी हुए थे, जो देवव्रत हैं वो भी हो गए थे। वो भी बाबू बाणों की सैया पर सोए थे, उनके पूरे शरीर में लहू निकल रहा था। तो इतने दोस्तों प्रतिभाशाली, इतने धार्मिक व्यक्ति जब नहीं बचे अपने कर्म के फल से, तो कैसे आप सोच रहे हैं कि हम अपने कर्म के फल से बच सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। बात है समझ में। तो हमें क्या करना है, अभी भी हमें अपने जीवन में सुधार लाना है, प्रभु के शरण में जाना है और अध्यात्म का जो रास्ता है उसे अपनाना है, तभी जाकर हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है। उपभोग की दौड़ में उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती, दूसरों को सुखी देखकर उनके अहम को ठेस लगती है। देखिए आज के जो व्यक्ति है वो बाबू उतना बाबू अपने, देखिए आज के जो व्यक्ति है ना वो उतना खुश अपने आप को देखकर नहीं है जितना कि दुखित आप ले सकते हैं। हमें बोलने नहीं आ रहा है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के देखिए, आज के जो भी व्यक्ति है ना बाबू, वो हो चुका है ईर्ष्यालु।
ठीक है, जलने वाला, ईर्ष्याखोर हो चुका है, वो दूसरे के सुख को देखकर जलने वाला है। अगर पड़ोस में कोई व्यक्ति काफ़ी आगे जा रहा है, काफ़ी संपन्न हो रहा है, उसके पास वैभव बढ़ रहा है, तो जो देखने वाला व्यक्ति है जिसके पास वैभव नहीं है, जो उसका कामयाबी के जो बाबू उसकी बराबरी नहीं कर सकता, वो क्या कर रहा है कि उसको देखकर जल रहा है, उससे वो ईर्ष्या कर रहा है। तो ईर्ष्या करने से क्या होगा बताइए? उसके वैभव को देखने से, उसके संपत्ति को देखने से क्या होगा? आप भी उसके जैसा बनिए, आप भी उसके लेवल में आइए, आपके पास भी वो सब कुछ होगा जो उसके पास है। लेकिन नहीं, लोगों को जलना है, लोगों को ईर्ष्या करना है। तो ये ईर्ष्या भी हमें अपने जीवन से निकालना है, मिटाना है। जितना समय हम दूसरे लोगों की ईर्ष्या करने में करेंगे, चुगली करने में करेंगे, उसको देखकर हम जलेंगे, अपने मन को उदास करेंगे, उतना समय अगर हम अपने काम के लिए लगाएंगे, कुछ अच्छा करने के लिए लगाएंगे, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा और हमें भी बाबू वो सभी सुख मिल जाएंगे जो सुख उसके पास है। उसके पास जो भी सुख आ रहा है उसके मेहनत के कारण आ रहा है। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपके पास भी वो सारा सुख मिलेगा जो उसके पास मिला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू कहा गया है पश्चात संस्कृति में, पिछले हमारे भारत के संस्कृति में नारी को मात्र भोग की वस्तु माना जाता है। पिछले संस्कृति में नारी को मात्र भोग की वस्तु माना जाता है। उसके माँ, बहन एवं देवी आदि के रूपों को भुला दिया गया है। दोस्तों देखिए, दूसरे देशों में जाइएगा ना, तो दूसरे देशों में कभी भी एक लड़की के अंदर माँ के स्वरूप को, बहन के स्वरूप को, देवी के स्वरूप को, भाभी के स्वरूप को नहीं देखा जाएगा। बस ये देखा जाएगा कि हमें उसका इस्तेमाल करना है, हमें उसका किसी भी तरीके से उपभोग करना है, हमें किसी भी तरीके से इसके जिस्म को पा लेना है। ये देखा जाता है दूसरे देशों में। सभी देशों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर मर्यादाएं बनी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मर्यादाएं हीन है। और ऐसा ही अब मर्यादा हमारे भारत देश में भी देखने को मिल रही है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो व्यक्ति है, वो उनका व्यवहार, उनका चरित्र, उनका जो सोच है वो उतना गंदा हो चुका है, उनका सोच इतना गंदा हो चुका है बाबू कि माँ समान लड़की में भी वो क्या करते हैं, वो अपने उपभोग की वस्तु को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर किसी की बहन खड़ा है तो जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो युवाएं हैं, जो लड़के हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी तरीके से इसको हम उपयोग कर लें, बस इसका हम यूज कर लें, चाहे हम प्रेम के नाम पर करें या फिर इसका हम बलात्कार करके करें या प्रेम के नाम पर करें, हम बस इसका यूज कर ले, बस ये चाह रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरों की बहन के ऊपर ये नज़र डाल रहे हैं, कल के उनके घर में भी बहन है, उनके बहन पर भी कोई दूसरा नज़र डालेगा। भले कोई देखे या ना देखे, ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। देखिए, जो लड़की सही है, ठीक है, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, उसे तो भगवान आपसे बचा लेंगे, लेकिन आपका अंदर का जो नियत है वो खराब हुआ है। ठीक है, आपने उस बेटी को देखकर, उस लड़की को देखकर अपने मन को गंदा किया, अपना चरित्र गंदा किया, तो आपको अब भगवान से कोई नहीं बचाएगा, आपको उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए हर क्षण अपने मन को शुद्ध बनाना है, अपने मन में भगवान का नाम का स्मरण करना है और कभी भी किसी भी माँ, बेटी या बहन को देखकर अपने मन में गलत ख्याल नहीं लाना है। तभी जाकर आपका मन शुद्ध रहेगा। और जब मन शुद्ध रहेगा तो आपके मन में बिल्कुल भी कोई आकांक्षाएं नहीं आएंगी, आपका मन नहीं भटकेगा और कभी भी वासनाओं में नहीं जा पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर आगे जाते हैं। इसमें बोला गया है, इसमें कहा गया है उसके नगन वासनामय रूप को श्रेष्ठ विज्ञापन का नमूना मान लिया गया है। तो मैंने बताया ना बाबू, जो फिल्म है, जो मूवी है, फिल्म में, मूवी में या फिर बहुत सारे वीडियो में बाबू लड़कियों को नग्न अवस्था में आधा अधूरा कपड़ा पहनाकर उसे प्रस्तुत किया जाता है। और जो हमारा समाज है वो क्या कर रहा है, वही देख रहा है, उसे उसी में अच्छा लग रहा है। और देखिए, दिखाने वाला व्यक्ति को तो पैसा मिल रहा है। जितने सारे बाबू एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो प्रचार होते हैं, जब एडवर्टाइजमेंट होते हैं, प्रचार होते हैं और वहाँ पर लड़की अगर आधा अधूरा वस्त्र पहनकर अपना शरीर दिखाती है, अपना अंग का प्रदर्शन करती है और लोग जब देखते हैं तो उससे वहाँ से उसको व्यूज मिलता है और उस व्यूज के बदले उसको पैसा मिलता है। आज क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पर केवल व्यूज पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए जो लड़कियाँ हैं वो अपना बाबू इज्जत तक भी बेच दे रही हैं। अर्थात
करते जो उनका इज्जत है उसको वो लुटा दे रही हैं। बात समझ रहे हैं ना। जो लड़की अपना पूरा नग्न अवस्था, अपना आधा अधूरा शरीर पूरे समाज में दिखा दे, पूरे क्षेत्र में फैला दे सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका अब क्या ही चरित्र रह गया, आप ही बताइए, उसका क्या ही इज्जत रह गया समाज में। यहाँ पर अगर हम बात करें संचिता भासु का, संचिता भासु का अगर लें तो बाबू संचिता भासु भी एक ऐसी लड़की है जिसके पास कोई भी अश्लीलता वाला बाबू वीडियो नहीं है। अगर आप उसका वीडियो देखिएगा तो उसके वीडियो में कोई भी अश्लील आपको जो स्वरूप है वो देखने को नहीं मिलेगा। वो जब भी वीडियो बनाने आती हैं तो वो शालीनता से आती है। उनके शरीर पर मर्यादा युक्त कपड़े होते हैं, संस्कार युक्त कपड़े होते हैं, और वो बाबू अपने संस्कार युक्त कपड़े के कारण और अपने प्रतिभा के कारण, अपने जो स्किल है उसके कारण उन्होंने उतना ज़्यादा कामयाबी अचीव किया है, इतना ज़्यादा दोस्तों उन्होंने कामयाबी और सफलता प्राप्त किया है, उतना ज़्यादा सफलता जो नग्न अवस्था दिखाने वाले जो लड़कियां हैं ना, जो शरीर को प्रदर्शित करने वाली लड़कियां हैं, वो भी नहीं प्राप्त कर सकती है। वो लड़की सिद्ध करके बता दी है, वो लड़की समाज में प्रमाणित करके बता दी है कि बिना शरीर प्रदर्शित किए भी, बिना बॉडी का अंग प्रदर्शन किए भी सफलता पाया जा सकता है, अपना चरित्र को समाज में निखारा जा सकता है। बात है समझ में, ठीक है। फिल्म में बात करें तो साउथ के आप हीरोइन ले लीजिए, साउथ के कुल जितने भी हीरोइन हैं वे सभी हीरोइन मर्यादा में रहकर फिल्म बनाती हैं, अपना पूरा अंग प्रदर्शन नहीं करती जितना कि बॉलीवुड के हीरोइन या फिर भोजपुरिया फिल्म के हीरोइन करते हैं, ठीक है। यही सब तो हमारे संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं बोला गया है पाश्चात्य संस्कृति के उपभोक्तावाद के सभी दुष्प्रभावों का असर भारतीय समाज पर विशेषकर अंग्रेजीदा लोगों पर पड़ रहा है। जो लोग अंग्रेजों के जैसा जीवन जी रहे हैं, जो लोग विदेशी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। उनके अंदर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस कारण यहाँ पर संस्कृति के परंपरागत आदर्शों को त्यागने तथा कोरे उपभोक्तावादी बनने की होड़ चलने लगी है। इसका कुप्रभाव नगरों एवं कस्बों में स्पष्ट दिखाई देता है। आप देख भी सकते हैं बाबू, अगर आप मुंबई जाए, दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए, कर्नाटक जाए, या दोस्तों आप उत्तर प्रदेश में जाए, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नगर हैं जहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ के अगर आप नारियों को देखिएगा, वहाँ के बेटियों को देखिएगा तो आपको उनका वस्त्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। बात है समझ में, मतलब उनके ऐसे वस्त्र होते हैं जिसके कारण उनका जो शरीर है वो पूरा का पूरा दिखाई देता है, ठीक है। जो शरीर का अंग छिपाना चाहिए वो अंग जो है वो साफ साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो कुर्ती इस तरीके से पहनती है, कुर्ती होता है ना पहनने वाला, वो इस तरीके से पहनती है कि उनका पूरा का पूरा जो पीठ होता है वो दिखाई देता है। अरे भैया जब पीठे दिखाना है तो हुकवा काहे खातिर लगाए हैं, वो ओकर तो उतार के बिक दीजिए, बताइए, ओकर तो उतार के बिक दीजिए। जब दिखाना ही है तो बढ़िया से दिखाइए, और नहीं दिखाना है तो उसमें ये मत करिए कि हम कुछ छिपा कर रखे हैं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब मर्यादाहीनता वाला काम करते हैं। आगे कहा गया है बाबू, इसमें भारत का, इसमें बोला गया है, कहा गया है उपभोक्तावाद, उदारवाद और आर्थिक सुधार। समझना बाबू क्या बोला गया इसमें, भारत का अगर पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक तथा उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक, अर्थात भारत के चारों चौहद्दी की बात यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप भारत के चारों कोने में जाकर देखें और वहाँ से आप घूम कर आएँ तो दोस्तों आप घूम कर अगर देखेंगे तो पाएंगे कि सभी जगह एक से भाव, एक सी जीवन शैली, एक जैसी सामाजिक मान्यताएं तथा एक जैसे ही आस्था और विश्वास प्रतीत होते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है। हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों की भाषाएं अलग अलग हैं, उनके परंपराएं, उनके जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी, इतनी विविधता होने के बावजूद भी दोस्तों हमारे भारत देश के लोगों में प्रेम रहता है। हमारे भारत देश के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के प्रति जलने के बजाय, एक दूसरे से घृणा करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तों भाईचारे का संबंध बनाकर रहते हैं। तो यही है हमारी भारत की संस्कृति। लेकिन आज इस वर्तमान स्थिति में ये जो संस्कृति है वो मिटती चली जा रही है। हमें इसे ही मिटने नहीं देना है, इसे ही बचाना है। अगर हम आज नहीं बचाएंगे तो हमारा जो लोकतंत्र की व्यवस्था होगी वो खत्म हो जाएगी। बात है समझ में, हमारा जो अखंड भारत होगा वो खंडित हो जाएगा, वो टूट जाएगा। लोग स्वार्थी हो जाएंगे तो अपना अपना अलग अलग क्षेत्र बना लेंगे और कोई भी सरकार को वैल्यू नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं ना। यहां पर बाबू कहा गया है आगे है इसमें, एक से भाव तो हो गया है ना, माता पिता के प्रति संतान के कर्तव्य, ठीक है।
जो संतान के कर्तव्य होते हैं माता पिता के प्रति, वो कर्तव्य हमारे भारत देश के बच्चों में देखा जाता है। संतान के प्रति माता पिता का कर्तव्य, ये संतान के प्रति माता पिता के जो कर्तव्य होते हैं, अच्छे कर्तव्य, ठीक है, अच्छे जो कर्तव्य होते हैं वो बाबू हमारे भारत देश में देखे जाते हैं। बच्चों को पालन पोषण करने में, ठीक है, फिर उसको पढ़ाने लिखाने में, उसके चरित्र के निर्माण में माता पिता अपना जो युवावस्था है उसको वो गुजार देते हैं, अपना सुख चैन त्याग देते हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए वो अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर अपना पूरा जीवन दोस्तों पार कर देते हैं, अपना पूरा युवावस्था गुजार देते हैं। इसलिए बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमारे पिता ने, हमारे माता ने अपना सुख चैन त्याग कर, अपना युवावस्था को त्याग कर, अपने सुख संपन्न, अपने सुख और जो भी उनके अंदर इच्छा है, कामना है, उनको उन्होंने बलिदान करके हमें इस लायक बनाया है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, इनकी पहचान पूरे समाज में हम दें, हम इनकी सेवा करें। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, आज के बच्चों का अगर नौकरी लग जाता है तो वो पत्नी के साथ सेटल कहीं और हो जाते हैं और माता पिता को अकेले छोड़ देते हैं। तो क्या इसीलिए माता पिता पालते हैं बच्चों को? इसी दिन के लिए, अपने इसी दिन के लिए जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। आप ही बताइए, बुढ़ापे में उनका सहारा कौन होता है? उनके बच्चे होते हैं। जिस तरीके से बचपन में हमारे शैशवावस्था में हमारे सहारा हमारे माता पिता थे, ठीक उसी प्रकार से बाबू वृद्धावस्था में सहारा उनके बच्चे होते हैं। लेकिन जब उनका सहारा उनके बच्चे नहीं होते तो उनका मौत नहीं भी आता है तो वो दोस्तों मौत को प्राप्त कर लेते हैं। बात है समझ में? सोच के कारण, सोचते सोचते उनकी जान चली जाती है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आगे कहा गया है, यहाँ पर वृद्धों और स्त्रियों का सम्मान, समाज के प्रति कर्तव्य आदि में बहुत समानता देखने को मिल जाएगी। कहाँ? तो हमारे भारत देश में। किंतु वर्तमान आधुनिकता और विकास का रंग लिए आए भूमंडलीकरण के आर्थिक ढांचे ने जैसे तय कर लिया है कि इस महान संस्कृति को भ्रष्ट करके ही छोड़ना है। जो भूमंडलीकरण है वो दोस्तों तय कर लिया है कि इस भारत देश की जो महान संस्कृति है उसको मिटा देना है, उसको खंडित कर देना है। भारत में औद्योगिकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन तथा पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से उपभोक्तावाद अथवा बाजारवाद का तीव्रता से प्रसार हो रहा है। अगर आप मार्केट में निकल कर देखोगे तो मार्केट में कुल जितने भी बाबू दुकानदार हैं वो सब स्वार्थ के कारण जी रहे हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, जो होटल वाला है वो क्या कर रहा है कि वो ऐसा खाना बना रहा है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो व्यक्ति यही सोच रहा है, होटल में खाना बनाने वाला जो मालिक है, ठीक है, होटल का जो मालिक है वो ये सोच रहा है दोस्तों कि अरे बस कुछ करना क्या है, कसम खाना बना दो, भात अगर चावल बढ़िया नहीं है तो जैसे तैसे चावल को बना दो, पूड़ी को बनाने के लिए, ठीक है, पूड़ी कचौड़ी को बनाने के लिए जो आटा होता है उस आटे को कौन चालने जाए, जैसे उसको बस किसी तरीके से गूंथ कर रोटी बनाकर, पूड़ी बनाकर दे दिया जाए, लिट्टी बनाकर दे दी जाए। मतलब साफ सुथरा वाला जो गुण होता है ना वो होटल में बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे होटल में आने वाले जो ग्राहक है वो मेरे घर के थोड़ी ना है, उसको जैसे मन तैसे खिलाकर भेज दो। ठीक है, और ग्राहक क्या करते हैं, वो बेचारे भूख के कारण उसके दुकान में आते हैं, खाना खाते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों वो हो गए उसके होटल के उपभोक्ता। लेकिन वो स्वार्थपन के कारण वो क्या करता है कि पैसों के कारण क्या करता है बाबू कि वो ग्राहकों से पैसा ले लेता है और खराब खाना वो सौंप देता है। तो ऐसे ऐसे काम हमारे समाज में हो रहे हैं। बात आ रहा समझ में? ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे बाबू आप लोगों को धंधा करने वाले लोग मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो घर बना लिए हैं, घर के गिरवास नहीं किए हैं, या फिर कई जगह रूम ले लिए हैं और रूम लेकर, या फिर बाबू उनका दुकान है, एक तला पर दुकान है, नीचे दुकान है और ऊपर एक तला पर एक ऐसा रूम बना है जहां पर वो एक लड़का और एक लड़की, एक जोड़े को वो दे रहे हैं 1 घंटा समय रहने के लिए। अब वो उसमें कुछ भी करें, ठीक है, 1 घंटा समय दे रहे हैं जोड़े को उसमें रहने के लिए। किसके आधार पर? तो पैसे के आधार पर। तो आप ही बताइए ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे समाज में गंदगी ना फैला रहे हैं। एक लड़का लड़की जा रहा है और आपसे रूम मांग रहा है 1 घंटा के लिए और आप उसे दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इससे बढ़ावा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इससे बढ़ावा इसलिए बढ़ रहा है कि उसको देखकर और लड़का लड़की जाएंगे गलत काम करने के लिए। तो आप क्या करें, आप इस पर प्रतिबंध लगाएं। लेकिन आपको तो पैसा चाहिए, उसने आपको पैसा दिया, आपका जेब भर गया, बस काम खत्म। तो ऐसे ऐसे लोग स्वार्थी हो चुके हैं हमारे समाज में, और स्वार्थी होने के कारण ही जो उपभोक्तावाद की प्रक्रिया है वो बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बोला गया है, अब व्यक्ति की कीमत उसके धन, वैभव तथा क्रय शक्ति से आंकी जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति उपभोग की लालसा से उत्पादों के एक से एक आकर्षक एवं भ्रामक दोस्तों कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति उपभोग की लालसा से उत्पादों के एक से एक आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापनों से छला जा रहा है तथा ऋण लेकर या किस्तों में सुख भोग के सारे साधन जोड़ना चाहता है। फेयर लवली का प्रचार होता है ना टीवी पर। फेयर लवली में क्या बताता है कि फेयर लवली को लगाएंगे तो चेहरा गोरा हो जाएगा। अरे मूर्खो, फेयर लवली लगाने से अगर चेहरा गोरा हो जाता तो क्या समाज में कोई काला इंसान आपको काला दिखाई देता? कोई भी सावला इंसान आपको सावला दिखाई देता? वो क्या करता, कहीं से भी बेचारा 10 रुपया जुटा के या 50 रुपया जुटा के वो फेयर लवली कीनता और फेयर लवली पोत कर अपना चेहरा वो गोरा कर लेता। कहीं पर भी आपको भारत में कोई भी व्यक्ति आपको काला या सावला दिखाई नहीं देता, लेकिन फेयर लवली बिकने के बावजूद भी आपको भारत देश में काले लड़की या लड़का क्यों दिखाई देते हैं? इतना भी आपके अंदर सेंस नहीं है? आप ही बताइए। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपना जेब भरने के लिए, अपना पैसा भरने के लिए आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको भ्रम में रख रहे हैं कि आप फेयर लवली खरीदिए और फेयर लवली को पोत कर आप गोरा हो जाइए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप लालच में आकर आप दोस्तों भ्रमित होकर आप फेयर लवली को खरीद लेते हैं और चेहरा पर लगा लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपका चेहरा जैसे था वैसा ही हो जाता है। चेहरा को गोरा बनाना है, चेहरा को आकर्षक करना है, तो उसके लिए आप ब्रह्मचर्य को अपनाइए। ब्रह्मचर्य को अपनाकर आप सूर्य उदय से पहले उठिए, अपने शरीर को साफ सुथरा रखिए, शरीर के ऊपर आप मिट्टी लगाइए, मिट्टी से नहाइए। मिट्टी एक औषधि है, जड़ी बूटी जैसा औषधि है, वो आपके चेहरे को क्या करेगा? गोरा करने में सहायता करेगा। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे पौधों के ऐसे रस हैं जिसको लगाने से चेहरा साफ होगा, ना कि फेयर लवली के लगाने से। वो एक केमिकल पदार्थ होता है, वो जब पदार्थ आपके स्किन पर जाएगा तो आपके स्किन को प्रभावित करेगा। समय से पहले ही आपके शरीर पर, आपके चेहरे के जो गाल है उसके ऊपर झुर्रियां पड़ जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको गोरा होना है। बात है समझ में? इसी प्रकार से हम लिपस्टिक की बात करें या फिर बहुत सारे हम उत्पाद की बात करें तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कंपनियों द्वारा बेचा गया जो लोगों के लिए, हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर व्यक्ति उसका उपभोग करेंगे, उसको खरीद कर उसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो बिल्कुल भी दोस्तों उनके जीवन के लिए वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, थोड़ा आगे और लेकर जा रहे हैं। लड़कियां जो होती है वो क्या करती हैं? सीरियल देखती हैं। सीरियल में क्या होता है? सीरियल के जो डायरेक्टर होते हैं वो केवल मूर्ख बनाते हैं। सास पतो बेटी इधर उधर करके, प्रेमी प्रेमिका इधर उधर करके वो केवल लड़कियों को मूर्ख बनाते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं? अपना कीमती समय व्यतीत कर देती है केवल सीरियल देखने में। अगर आप किसी चैनल पर 6 बजे बैठिएगा, किसी चैनल पर अगर आप 6 बजे बैठिएगा सीरियल देखने के लिए, तो आपको 6 से 9 बजे तक बहान देगा। जब तक सीरियल दे रहा है वो तब तक आप बंधा जाइएगा। ठीक है, और अपना जो कीमती समय है वो पर डे आप गुजार दीजिएगा केवल सीरियल देखने में। जो भी लड़का या लड़की सीरियल या मूवी देखने में अपना समय पास कर दे रहा है, खराब मूवी या सीरियल देखने में समय पास कर दे रहा है, वो कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता है। यहाँ है एक से एक आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापनों से छला जा रहा है। तो मैंने ये सारा चीज़ आपको बता चुका है। ठीक है, आगे बाबू समझने का प्रयास करते हैं। बोला गया है उपभोक्तावादी संस्कृति। इसमें कहा गया है आज अन्य देशों से आने वाली कंपनियां अधिक से अधिक धन कमाने के लिए भारतीय संस्कृति को उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर ले जा रही है। भारतीय संस्कृति को गिरा रही है और उपभोक्ता संस्कृति की ओर लेकर जा रही है। भारत के जो भी सभ्यता से जुड़े हुए कपड़ा थे, जो भी खान पान थे, जो भी दोस्तों प्रोडक्ट थे, वो सब मिटते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और भारत में किसका विस्तार बढ़ रहा है? तो दोस्तों विदेशी कंपनियों का, विदेशी वस्तुओं का विस्तार बढ़ते जा रहा है और लोग उसका ही उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, फोकचा, नूडल्स और क्या बोलते हैं, फोकचा हो गया, पानी पूरी हो गया, नूडल्स हो गया, छोला हो गया, चाट हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब बिल्कुल भी हमारे देश के भोजन नहीं थे, ये सब विदेशी भोजन थे। लेकिन आज हम इसको फास्ट फूड के रूप में अपना रहे हैं, फास्ट फूड के रूप में हम इनका सेवन कर रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध होंगे। आगे है बाबू, यहाँ पर कहा गया है जिसका माध्यम समझिएगा। बोला गया है आज अन्य देशों से आने वाली कंपनियां अधिक से अधिक धन कमाने के लिए भारतीय संस्कृति को उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर लेकर जा रही है, जिसका माध्यम बने हैं अनियंत्रित वेबसाइट, विदेशी टीवी चैनल। भारत में अनेकों विदेशी टीवी चैनलों का जाल सा बिछ गया है जो 24 घंटे ऐसे कार्यक्रमों और विज्ञापनों का निरंतर प्रसारण करते हैं जो शील, आचरण रहित और सामाजिक दृष्टि से अमर्यादित है। मैंने आप लोगों को बताया ना, 6 बजे से 9 बजे तक जो सीरियल होता है वो लड़कियों को
बांध कर रख देता है और लड़कियों का हर एक दिन शाम में 3-4 घंटा खत्म हो जाता है, 5 घंटा खत्म हो जाता है केवल सीरियल देखने में ही। बताइए। यहाँ पर आगे है, छोटे छोटे बच्चे विदेशी कार्टून कार्यक्रम को बड़े चाव से देखते हैं। ये विदेशी कार्टून कार्यक्रम विदेशी संस्कृति को आधार बनाकर तैयार किए जाते हैं जो समय से पूर्व ही बच्चों में ऐसे संस्कार विकसित कर देते हैं जिनकी उन्हें अभी आवश्यकता ही नहीं है। जो बच्चे होते हैं वो कार्टून देखते हैं और कार्टून देखने के लिए बाबू जिम्मेवार कौन है? तो उनके माता पिता क्या करते हैं? बच्चों के सामने गेम दे देते हैं, उनके सामने कार्टून दे देते हैं और बच्चे बचपन से ही कार्टून और गेम में को देखने लग जाते हैं और बराबर उसी की मांग करना वो शुरू कर देते हैं। अगर माता पिता बचपन से ही बच्चों को पूजा पाठ में लगाते हैं, उनको अगर देते गीता पढ़ने के लिए अगर ना भी दें तो छोटा मोटा अगर ग्रंथ उनको पढ़ने के लिए दें या फिर माला जप करना सिखाएं, भगवान की पूजा करना सिखाएं, बच्चों को बैठा कर खुद भगवान की कथा सुनाएं, तो बच्चों के अंदर क्या आएगा? बच्चों के अंदर अध्यात्म का गुण आएगा। लेकिन जो माता पिता वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल देकर, बच्चों को टीवी में कार्टून दिखाकर वो फंसा दे रहे हैं और ऐसे ही बच्चे जो अध्यात्म में है, जो सत्य का मार्ग है, उससे भटक कर वो दोस्तों गलत रास्ते पर चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू देख सकते हैं बोला गया है विदेश, यहाँ तक तो हो गया है ना। बोला गया है विज्ञापनों द्वारा ऐसी वस्तुओं के उपभोग को बढ़ाया जा रहा है जो बिल्कुल ही अनावश्यक है तथा अनेक प्रकार के ऐसे धारावाहिक और कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं जो स्वच्छंदता के नाम पर स्त्री पुरुष के मर्यादित संबंध को अनैतिकता की ओर लेकर जा रहे हैं। जो क्राइम अलर्ट देता है ना टीवी पर, तो बाबू क्राइम अलर्ट के नाम पर आप लोगों से पैसा लिया जाता है। ठीक है, क्राइम अलर्ट के नाम पर आप उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो जो क्राइम अलर्ट में घटना दिखाया जाता है तो उस घटना से जो घटना है वो हमारे समाज में कम अपनपति ज़्यादा है। जो भी क्राइम अलर्ट में घटना दिखाया जाता है तो उस घटना को देखकर लोग सीख जाते हैं। अभी जो ड्रम वाला हमला हुआ था, जो ड्रम वाला घटना हुआ था या फिर जो फ्रिज वाला घटना हुआ था, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये घटनाएं किसके कारण हुआ होगा? तो क्राइम अलर्ट को देख कहीं क्राइम अलर्ट को देखा होगा कैसे मार रहा है, कैसे उसको दफन कर रहा है, कैसे बिक रहा है और उसी को देखकर उसने ये दोस्तों बर्ताव किया होगा। ठीक है, ये काम किया होगा। तो जो क्राइम अलर्ट है, जो फेयर फाइल्स नहीं, क्राइम अलर्ट है। ठीक ना, क्राइम अलर्ट जो भी उसमें घटना दिखाया जाता है तो इन घटनाओं से क्या होता है कि समाज के जो गलत व्यक्ति होते हैं वो और भी सीखते हैं नए नए घटना करने के लिए, ना कि समाज में ये घटनाएं कम होती है। बात समझ रहे ना? क्राइम अलर्ट क्राइम को रोकना नहीं बल्कि क्राइम को और बढ़ना सिखा रहा है टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से। आप लोग समझ ना रहे हैं। विदेशी शराब, विदेशी वस्त्र, विदेशी वाहन, विदेशी खाद्य पदार्थ, शीतल पेय आदि को विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठा का विषय बना दिया गया है। अजय देवगन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं? अक्षय कुमार जी बीमल पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं। तो बीमल पान मसाला क्या हमारे जीवन के लिए बाबू अच्छा रहेगा? अगर हम बीमल पान मसाला को अगर हम खाएं, उसको हम यूज करें, तो क्या हमारे जीवन के लिए वो अच्छा रहेगा? क्या हमारे सेहत के लिए वो लाभदायक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जो भी एक्टर आपके सेहत के लिए ऐसे वस्तु का प्रचार कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ऐसे एक्टरों को हमें बिल्कुल भी बहिष्कार करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे एक्टर को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए, उसका कभी भी दोस्तों अपने जीवन में महत्व नहीं देना चाहिए। बात आ रहा समझ में? आगे है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को शिक्षा का केंद्र ना दिखाकर फैशन, उद्दंडता और प्रेम प्रसंगों का केंद्र दर्शाया जाता है। आज के इस डेट में स्त्री पुरुष द्वारा विवाहोत्तर तथा विवाह पूर्व संबंध, मैंने बताया ना, विवाह के पहले लड़का लड़की संबंध बना ले रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की जो चरित्रता है, जो बाबू संस्कार है, वो हीन होते जा रहा है। क्लबों और पब्बों में जाना, पहले के जो संस्कार थे वो बहुत ही मर्यादित हुआ करते थे। पहले के लड़के लड़की कभी भी पब में नहीं जाते थे। पहले के लड़का लड़की कभी भी क्लब में, पब में नहीं जाते थे अकेले, क्योंकि लड़कियों के जो माता पिता होते थे, उनके जो परिवार होते थे, वो अपने बच्चियों को बिल्कुल भी घर के चार दीवारी से बाहर निकलने नहीं देते थे। लेकिन आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो स्वतंत्रता के नाम पर, शिक्षा के नाम पर घर से बाहर निकल गई हैं और वो वैसे वैसे जगह पर जाती है जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए। घर पर बहाना भी कर देती हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं और चली जाती है कहीं और। समझ सकते हैं? यहाँ पर बोला गया है स्त्री पुरुष द्वारा विवाहोत्तर, ये सब हो गया ना, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये सब बाबू टीवी चैनल का देन है, सब टीवी चैनल का देन है। टीवी चैनल में ही क्लब दिखाया जाता है, पब दिखाया जाता है, डांस दिखाया जाता है, छोटा कपड़ा पहनना सिखाया जाता है, हर चीज़ टीवी सीरियल मूवी में ही दिखाया जाता है और वहीं से जो नई पीढ़ियाँ होती है वो सीखती है। अगला कहा है इसमें, ये उपभोक्तावाद ने हमारी आवश्यकता को इतना बढ़ा दिया है कि हमें अपने बड़े बुजुर्ग बोझ लगने लगे हैं। पहले लोग कमाते थे तो पहले लोग कमाते
कमाते थे तो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिवार से अभिप्राय संयुक्त परिवार से होता था। पहले बाबू लोग कम कमाते थे तो पूरा परिवार मिलकर खाता था। कमे कमाई में पूरे परिवार के लोग मिलकर खाते थे। लोगों में बाबू प्रेम था, परिवार के सदस्यों में प्रेम था, परिवार के सदस्यों में बिल्कुल भी कोई भी ईर्ष्या नहीं था, कोई जलन नहीं था, परिवार में कोई बंटवारा नहीं था। परिवार के सभी सदस्य एक ही आंगन के नीचे बैठकर खाते थे प्रेम पूर्वक बातचीत करके। लेकिन अब ज़्यादा कमाई होने लगी है और ज़्यादा कमाई जब होने लगी है तो लोगों में आ गया है लोभ की कामना, लोगों के अंदर आ चुका है स्वार्थ की भावना। तो स्वार्थ के कारण लोभ के कारण, स्वार्थ और बाबू लोभ के कारण परिवार में अब बिल्कुल भी एकता नहीं रह गई, बल्कि उसमें आ गया है बिखराव, उसमें आ गया है बाबू मनमुटाव। और मनमुटाव के कारण जो संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार के रूप में टूट चुका है, एकल परिवार के रूप में विभक्त हो चुका है। जब परिवार ही टूटेगा तो समाज भी टूट जाएगा, और जब समाज टूटेगा तो आने वाले समय में हमारे इस देश को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, आगे कहा गया है किंतु अब लोग कमाते हैं अपनी आवश्यकता को ब्रांडेड करने तथा अपने शौक पूरे करने के लिए। दोस्तों सभी लोग एक दूसरे को दिखाने में लगे हैं। अगर आपके घर के सामने मानकर चलते दोस्तों कि किसी एक व्यक्ति के घर के सामने कोई अगर टीवी लिया है तो वो भी सोच रहे कि हम भी टीवी ले लें, भले उसके पास टीवी लेने का औकात ना हो, लेकिन हवा हवाई में, देखा देखी में, ठीक ना, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में हम उससे क्यों कम रहे हैं। अगर वो टीवी लिया है तो हम भी टीवी लेंगे, वो अगर फ्रिज लिया है तो हम भी फ्रिज लेंगे, वो मोटरसाइकिल लिया है तो हम भी मोटरसाइकिल लेंगे। अरे भैया उसका औकात है, उसके पास उतना समर्थ है, उसके पास उतनी काबिलियत है कि वो ले रहा है। आपके पास उतनी काबिलियत है नहीं, आपके पास उतना समर्थ है तो नहीं, तो फिर आप कैसे लोगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप लोन पर, EMI पर, या फिर घर द्वार बेच करके, खेत बेच करके आप लेते हैं और अपनी महानता समाज में साबित करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ऐसा उपभोग करने से जो बच्चे होते हैं और जो परिवार होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं ना। एक आगे है, देख सकते हैं, बोला गया है अब एकल परिवार परंपरा भारत में अधिकतर देखने को मिल जाती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में बिखराव आ चुका है, संयुक्त परिवार टूट चुका है। जब किसी आदमी को भ्रष्टाचार करते हुए देखा तो एक प्रश्न करना कि जब भी आप किसी आदमी को भ्रष्टाचार करते हुए देखो तो आप एक ही प्रश्न कीजिएगा कि आप ये क्यों करते हो, तो वो बस यही कहेगा पैसों के कारण। क्या कहेगा, पैसों के कारण। जितना पैसा उसे मिलता है उतने पैसों से उसके परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, इसी कारण वो भ्रष्टाचार वाला काम कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है। और ये सभी काम किसकी देन है, तो उपभोक्तावाद की देन है, उपभोक्तावाद की। अब आते हैं उपसंहार में। इसमें बोला गया है पश्चात संस्कृति का सबसे बुरा पक्ष भोगवाद है। उपभोक्तावाद अब भारत में पैर पसार रहा है, अर्थात उपभोक्तावाद का जो प्रसार है वो भारत में फैलते जा रहा है। धीरे धीरे दोस्तों अपना प्रभाव पूरे भारत देश के क्षेत्र पर फैलाते जा रहा है, परंतु यह भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। पहनने, खाने पीने की मौज मस्ती से उपभोक्तावाद बढ़ता ही जाएगा। अतः आर्थिक सुधार एवं उदारवाद आदि से भारतीय मूल्यों की कितनी रक्षा हो सकेगी, यह चिंतनीय विषय है, चिंता युक्त विषय है। अंत में हम कह सकते हैं कि इस सांस्कृतिक परिवर्तन को हमारी वर्तमान मूल्यहीन शिक्षा पद्धति से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए हमें अपने परिवारों में उच्च सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करना होगा और आयातित सांस्कृतिक प्रभाव को रोकना होगा। तभी जाकर हम बाबू क्या कर सकते हैं, उपभोक्तावाद के प्रसार को रोक सकते हैं, इस पर हम रोक लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें समाज के लोगों में प्रेम बढ़ाना होगा, हमें अपने अंदर संयम रखना होगा, हमें दूसरों के सुख को देखकर नहीं जलना होगा, अपने अंदर बिल्कुल भी दोस्तों हमें अपने अंदर अहंकार नहीं रखना होगा, और ईश्वर ने हमें जो दिया, जितना दिया, हमें उसी में खुश रहना होगा। तब जाकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। बात है समझ में। देखिए जो भी आधुनिक खोज हुए हैं, आधुनिकता में जो भी आप देख रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी खोज किए हैं, जो भी नए नए आप वैज्ञानिक उपकरण देख रहे हैं, हमारे देश में जो भी भूमंडलीकरण प्रक्रियाएं हो रहे हैं, ये सभी ठीक है, ठीक है। इस देश को बदलने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए, देश को मॉडर्न स्थिति में लाने के लिए जो काम करने में ज़्यादा समय लगता था, उस काम को करने में, जिस व्यक्ति को एक काम को करने में ज़्यादा समय लगता था, उस काम को कम समय में करने के लिए सारे जो क्रियाएं हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें दोस्तों जितने भी वैज्ञानिक खोज हुए हैं, जितनी भी आधुनिकता है, उस आधुनिकता में से हमें अच्छे चीज़ को लेना है और ख़राब चीज़ को छोड़ देना है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि मोबाइल, तो मोबाइल भी तो आधुनिकता का ही देन है, मोबाइल जो है वो भी आधुनिकता का ही देन है। तो हम क्या करेंगे, हम मोबाइल से पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल का
सदुपयोग कर रहे हैं। जो भी आधुनिक चीज़ें हैं, जो भी आधुनिक वस्तुएं हैं, जो भी आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, लेकिन दुरुपयोग बिल्कुल भी ना कीजिए। जब भी दुरुपयोग की बात आती है, जब भी आपके बाबू लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए खराब बात आती है, तो उसका आप त्याग कर दे। बात आया समझ में? तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भारतीय संस्कृति और उपभोक्तावाद से संबंधित बातों को समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप बहुत ही जल्दी बोल रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, अगर हम जल्दी ना बोले तो बहुत ही ज़्यादा और लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसी में आप लोगों को समझना है। अगर एक बार ना समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से समझें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।